ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों सबको। देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, खासकर मैथमेटिक्स के लिए। मैंने भी बाकी बच्चों को बताया है, जितने भी मैथमेटिक्स के असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, जैसे कल के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के 18 क्वेश्चन दिए थे, आज पीएनसी बाइनोमियल के लगभग 25 क्वेश्चन दिए थे। तो पीएनसी के उसमें आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन थे, और तो उन 13 क्वेश्चन में से अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी बना पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप ये मत सोचना कि बहुत कम बन रहे हैं, प्रिपरेशन लो है, इट्स ओके। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत सिलेक्टिव है। मतलब अगर आपने 25 में से 5, 7, 6, 10 क्वेश्चन भी बना लिए टोटल, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको समझ के कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लियर है, इस चीज का सबको ध्यान रहना। स्टैटिस्टिक्स में भी अगर 18 में से अगर आपने 7-8 क्वेश्चन बना ली, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो सबको दिमाग में ये बात रखनी है। आपको अगर मान लो आप कम क्वेश्चन बना पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है। ठीक है, आपने अगर इतने भी बना ली, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये मैं ग्रुप पे मैसेज भी करूंगा, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको बस ये जो दिए जा रहे हैं असाइनमेंट, इनको आपको प्रॉपर्ली बस अटेम्प्ट करना है। कम क्वेश्चन बन रहे हैं चलेगा, मेन क्या है, एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लो, देख लो कि क्या क्वेश्चन है, 1-2 बार उसको ट्राई कर लो, और 2 बार ट्राई करने के बाद फिर वापिस से क्लास में अटेंड करके उसको समझ लो। बस इसके अलावा कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी समझाया था, अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ आपको। मैंने कहा था जनवरी अटेम्प्ट के पहले भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने इन क्लासेस को भी अटेंड कर लिया, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए, वेराइटीज भी कवर कर ली, तो आपका पेपर बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है, अपने पास एक और चांस है। आज अपना मैथ्स का पहला लेक्चर है। कल किसी प्रॉब्लम के कारण मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, वो लेक्चर में किसी दिन छुट्टी के दिन आपको लेके कवर कर दूंगा। आज का टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और दूसरा है अपना बाइनोमियल। उसमें खासकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक टफ कैटेगरी में भी आता है, बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता चल जाए और एक बार इसका अच्छे से रिवाइज कर लें, तो चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब इसको करने से प्रोबेबिलिटी भी अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर का फंडामेंटल आपको पता चल गया कैसे अप्लाई हो रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अगर अपन देखेंगे ऑनलाइन पे नोट्स वगैरह, फिर किसी बुक में आप नोट्स देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है। ठीक है, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पढ़े, कौन सा फॉर्मूला है। बहुत सारे वो लोग जनरली फॉर्मूला लिख लिख के दे देते हैं, लेकिन उतना काम का नहीं रहता है। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी नोट्स काम का था, मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट्स भेजे थे, आप लोगों ने देखे थे वो लोग? ठीक है, वो बहुत बहुत कंसाइज नोट थे, इससे कंसाइज नोट नहीं बन सकते, तो वो खुद से बनाए थे मैंने, थोड़ा जल्दी में बनाया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर मैं आपको प्रिंटेड नोट देता तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे, कौन सा करना कौन सा नहीं करना, अगेन आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट्स भेजे थे। वो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, हाँ मैं रीसेंड कर दूंगा, या फिर आपको देखो वो एक शीट होगी आपके पास, सबके पास, जो आपके ना इसमें भी अपलोडेड होगी व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें सारा मटेरियल प्रॉपर्ली अपलोड होगा, मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, आपका सारा मटेरियल रिकॉर्डिंग वगैरह सारा इस यहाँ पे अपलोड होगी, तो आपको ये शीट लिंक सेव करके रख लेनी है। क्लियर है? ये चैट बॉक्स में, ठीक है, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप सेव कर लेना, और इसमें सारा चीज टाइम टू टाइम अपलोड होता जाएगा, और आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए, तो वो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे थे, उन्हीं को अपन यूज करते। पहले मैं उसी को मैं लूंगा आज, उसमें बता दूंगा क्या क्या चीजें थी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, और प्लीज कंसंट्रेट होकर सुनना, अच्छे सुनना, पूरा आपको समझ में आएगा। और कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी, मैं यहीं पे हूँ, आखिरी का आधा घंटा फिर एक्सटेंड हम कर लेंगे। आपको जब तक कोई चीज समझ में नहीं आए तब तक अपन रुकेंगे। ठीक है, और अच्छे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। कंसंट्रेट होकर रहना, पूरी क्लास एंड तक रखना, क्योंकि सारी वेराइटी आज कवर हो जाएगी। 2 बड़े चैप्टर कवर हो रहे हैं, पीएनसी एंड बाइनोमियल, दोनों चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और पीएनसी अच्छे से कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वो शॉर्ट नोट ही यहाँ पे क्रॉप करके रखे, उन्हीं के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको शॉर्ट नोट समझ में आ जाए। सबसे पहले हम 10 मिनट में थ्योरी रिवाइज कर लेंगे, शुरू के 10 मिनट्स में। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 8:07 हो रहे हैं। ठीक है, फटाफट हम थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन पे हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपको भी पता है, इसमें मान लो मेरे पास कोई दो चीजें हैं, पहली चीज को करने के n डिफरेंट तरीके हैं, दूसरी चीज को करने के n डिफरेंट तरीके हैं। ये मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया था आपको, पहली चीज को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरी चीज को करने के n डिफरेंट तरीके। अगर दोनों को करना है
एंड की कंडीशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और की कंडीशन है या तो ये तो ऐड करेंगे। तो ये अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, तो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं। अगर और की कंडीशन है तो ऐड होगा, एंड की कंडीशन है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं पहले थ्योरी रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आखिरी में वापस डाउट्स पूछ लेना। सेकेंड आता है अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जहां ऐसे क्वेश्चन, ऐसे असाइनमेंट या फिर ऐसे क्वेश्चन जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता हो, कि मुझे चीजों को सिलेक्ट करना है, किस ऑर्डर में सिलेक्ट किया वो मैटर अगर नहीं करता, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन। वहां पे फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, एनसीआर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही थी, जल्दबाजी में बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे जब भी हम कॉम्बिनेशन का एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, एन मेरा क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। जो कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला लगाते हैं वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए कभी मत लगाना। अगर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा बोल दिया कभी कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं, तो 10C5 मत कर देना, गलत हो जाएगा। एनसीआर का फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, एनसीआर। क्या एक सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आर ऑब्जेक्ट को मुझे आर जगह पे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी हम यही करते थे कि मान लो मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और 5 चेयर है। 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना, तो आप लोग क्या करते थे, ठीक है 5 चेयर है, सबके लिए ऑप्शन काउंट कर लेते हैं। पहली चेयर पे बिठाने के 5 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक आके बैठ जाएगा। दूसरी चेयर के लिए 4 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 1 ऑप्शन। तो टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, 5 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या है, 5 फैक्टोरियल। इसको हम पढ़ते कैसे थे कि 5 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। उसी तरह से अगर मैं बोलूं आर लोगों को आर जगह पे अरेंज करना है, तो आर लोगों को आर जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। क्लियर हो क्या। तो देखो कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन, आर लोगों को आर जगह पे सिर्फ अरेंज करना है तो आर फैक्टोरियल। परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ, मतलब जहां पे मुझे सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, वहां पे मेरा फॉर्मूला लगेगा एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिलेक्शन मतलब एनसीआर इंटू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो आपको सबको क्लियर है। कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन, परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जल्दी से समझ लो, जैसे मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में से मैंने बोला कि चलो मैं 5 बच्चों को पिकनिक पे ले जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 5 बच्चे सिलेक्ट कर लूंगा। किस ऑर्डर में सिलेक्ट किया वो मैटर नहीं करता। जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे सिर्फ सिलेक्शन, जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वहां पे परम्यूटेशन। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट में नंबर ऑफ परम्यूटेशन वर्ड यूज करूंगा, मतलब अरेंजमेंट आप समझ लेना। परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो ऐसे कितने तरीके होंगे जहां पे अगर कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हो, जैसे अगर मान लो सारे वर्ड डिफरेंट हो तो उसको अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल होता है। अगर जो वर्ड रिपीट होते हैं, जैसे मान लो इंडिया में आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपको याद होगा कि अगर मान लो एक टोटल n थिंग्स है, उसमें p एक जैसी है, q एक जैसी है, तो उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलो। यस है ना। तो अवंती है जैसे फॉर एग्जांपल, अवंती में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। है ना, एक कॉन्सेप्ट ये होता है। ये सारा फंडामेंटल है, ये सारा आपको क्लियर है ऑलरेडी, मैं बस शॉर्ट में रिकैप करा रहा हूँ। इनकेस फिर भी डाउट आता है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। फिर अगला क्या आता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड रिपीटेशन अलाउड है। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लेटर है या फिर 3 नंबर है, 1 3 और 5, और मैंने बोला है कि कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1 3 एंड 5 एंड द रिपीटेशन इज अलाउड। फिर आप क्या बोलोगे, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहली पोजीशन बनने के 3 तरीके, दूसरी पोजीशन पे बनने के 3 तरीके, इस तरह से 3 तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 5। तो वही हो गया वापस से कि अगर मान लो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और r पोजीशन है और रिपीटेशन अलाउड है, तो हर पोजीशन को भरने के n तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, n की पावर r। आया ना, ये समझ में तो आ रहा है। यस सर। वेरी गुड, हाँ या ना बोलते रहना ताकि मुझे क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि हमको ये बस फॉर्मूला रिवाइज करना है। मेन हमको टाइम क्वेश्चंस पे देना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये बस मैं फॉर्मूला शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में सिर्फ 2 ही 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर पहला फॉर्मूला क्या कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल में अरेंज करना, तो हमें पता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का तरीका होता है n-1 फैक्टोरियल। कभी कभी क्या होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो जाए, जैसे वो फूल माला वाले क्वेश्चन, नेकलेस वाले क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम ही रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब एक स्पेशल केस होता है क्या कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कुलर टेबल है, इस पे मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। सर्कुलर टेबल पे 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये मेंशन कर दिया कि इस टेबल को मैंने अगर मान लो फिक्स कर दिया, टेबल को फिक्स कर दिया, या फिर ये बोला कि यहाँ पे एक तस्वीर है, उस तस्वीर के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट कितना होगा, या फिर यहाँ पे बोला यहाँ पे एक दरवाजा है, उस दरवाजे के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट कितना होगा, तो फिर आपको फॉर्मूला क्या लगाना, n फैक्टोरियल, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ द सर्कुलर टेबल इज फिक्स्ड और अरेंजमेंट इज रेस्पेक्ट टू विद समवन, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में अगर अरेंजमेंट करना है तो फॉर्मूला n फैक्टोरियल लगेगा। बाकी नॉर्मल केसेस में फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 फैक्टोरियल। जब कुछ भी नहीं बोला है, अगर सिर्फ इतना बोला है कि 6 लोगों को सर्कल पे अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, 8 लोगों को सर्कल पे अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर बोल दिया किसी के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपका नॉर्मल n फैक्टोरियल फॉर्मूला लगेगा। और बोला कि अगर नेकलेस वाला क्वेश्चन है तो डिवाइड बाय 2 कर देना। ये 3 फॉर्मूले। बोलो ये क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, इनकेस कुछ भी समझ में नहीं आता प्लीज पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूला सर ये थर्ड वाला, हाँ सर थर्ड ये वाला, जो हाँ बोलो। n फैक्टोरियल वाला था, ये किस लिए हो रहा था? ये तब जाकर मेरी टेबल फिक्स हो गई हो। मैंने बोला कि टेबल फिक्स है, टेबल को मैं घुमा नहीं सकता, या फिर किसी के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट गिनना है। आपको बोला कि यहाँ पे किसी के रेस्पेक्ट में, मान लो यहाँ पे कोई दरवाजा है, यहाँ पे कोई तस्वीर है, तस्वीर के रेस्पेक्ट में या किसी दरवाजे के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, तब मैं फॉर्मूला क्या लगूंगा, n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है? और नॉर्मल केस में फॉर्मूला क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। ओके सर। ओके चलिए, अब ये भी अगेन देखो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फॉर्मूला, कि अगर मान लो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर जल्दी से समझ लेते हैं कि मेरे पास मान लो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। हो सकता है कि मैं 5 में से कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, या फिर मेरा मन है कि 5 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, या तो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट, 5 में से 4 ऑब्जेक्ट, या 5 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूं, या कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करूं, या तो ये या तो ये या तो ये, सब में और की कंडीशन है तो ऐड हो जाएगा। सर आपको पता है ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम का कितना होता है, 2 की पावर n, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। तो यहाँ पे सिंपल पहला फॉर्मूला क्या है, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ये कैसे आता है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टिल ncn 2 की पावर n। ये सारा हमने डिराइव कर रखा है क्लास में, सबको याद है ना? बोलो Yes, sir. है ना? और जब भी अगर केस आता है एटलीस्ट 1 कि कम से कम एक को तो सिलेक्ट करना ही है, मतलब ये nc0 वाला केस माइनस हो जाएगा तो टोटल तरीके में से -1 कर देंगे। अगर जब भी ये केस आता है कि एटलीस्ट 1 कम से कम एक को तो सिलेक्ट करना ही है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो वापस समझा रहा हूँ, शांति से सुनना। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, मतलब या तो आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, या तो 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हो, या 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और एटलीस्ट वाला केस आएगा तो 2 की पावर n-1। अच्छा, इसी में एक और मैं यहीं पे बता देता हूं, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, आपको ये याद होगा अगर कि मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, क्या है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो मुझे बता टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या होता था, किसी को याद हो तो? टोटल नंबर ऑफ, सर n+1। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या हो जाता था, n+1। ठीक है, याद रखना कैसे होता था, ये भी बहुत आसान है समझना। इसको समझो ऐसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई बकेट है, इस बकेट के अंदर 5 एप्पल है, या फिर चलो 4 एप्पल है, 4 आइडेंटिकल एप्पल, चारों के चारों एप्पल बिल्कुल के बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। अब मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बताओ, तो आप बोलोगे सर या तो मैं एक एप्पल सिलेक्ट करूंगा, तो एक एप्पल को सिलेक्ट करने का आप जाओगे, एक एप्पल उठा लोगे कि सारे आइडेंटिकल है, तो एक एप्पल को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, एक। आपको बोलूंगा जब 2 एप्पल लेके आओ, तो आप जाओगे 2 एप्पल कोई भी उठा लोगे कि सारे आइडेंटिकल है, तो वहां पे सोचना नहीं है, आप जाके 2 एप्पल उठा लोगे, तो 2 एप्पल को भी सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, एक ही होगा, है ना? 2 एप्पल को भी सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, एक। 3 एप्पल को भी सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, एक। और चारों एप्पल को भी सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एक। और एक भी एप्पल को ना सिलेक्ट करने का तरीका, 0 एप्पल को भी सिलेक्ट करने का एक तरीका, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 5। मतलब 4 ऑब्जेक्ट थे, और 4 अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हुए, 5। उसी तरह से अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, n+1। अगेन यहाँ पे अगर एटलीस्ट वाली कंडीशन आती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू सिलेक्ट, तो फिर n हो जाएगा। वेरी गुड, n हो जाएगा। टोटल में से एक 1 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये दोनों केस याद रखना, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुए तो फॉर्मूला 2 की पावर n, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुए तो फॉर्मूला n+1। ये दोनों का केसेस आपको दिमाग में रखना है।
ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल कितने तरीके हैं जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन के साथ है वो भी हम देखते हैं, वो भी हम आगे मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक मेथड होता है गैप मेथड, आपको बहुत बार समझाया मैंने। गैप मेथड कब यूज करते हैं, जब भी सुनो ना ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में ऐसे आए कि ये दो मेंबर कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, ये 4 लड़कियां कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, ये 3 पर्सन कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास जैसे कि कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स हैं, ये पर्टिकुलर 2 मेंबर कभी साथ में नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा वर्ड आए क्वेश्चन में कि साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब उनको क्या करना है, गैप्स में अरेंज करना है। उस केस में हम क्या लगाएंगे, गैप मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन में वर्ड है कि दिस थ्री पर्सन शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब 3 लोग आपस में साथ में नहीं बैठना चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बचे हुए मेंबर की गैप्स में बिठाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बचे हुए मेंबर देख लो कि बचे हुए मेंबर कौन कौन से हैं, फिर उनमें देखो कितने गैप्स हैं। आपको पता है जितने भी मेंबर होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास 5 मेंबर है तो मेरे पास 6 गैप होंगे। कैसे गैप, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 मेंबर है तो एक एक्स्ट्रा गैप होगा। तो पहले देख लो कितने बचे हुए मेंबर है, कितने गैप से, अब उस गैप्स में उन पर्टिकुलर मेंबर को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको बोलते हैं हम गैप मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि 7 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, सुनना ध्यान से, 7 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, ऐसा बोला है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है पहले बचे हुए लोगों को अरेंज कर दो। तो बच्चे वो क्या है, मेरे पास 7 बॉयज हैं, तो मान लो 7 बॉयज है मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बॉयज मैंने यहाँ पे रख दिए। अब इन 7 बॉयज है तो गैप्स कितने हो जाएंगे, 8 गैप। अगर 7 लड़के हैं तो कितने गैप हो जाएंगे, 8 गैप्स। अब इन 8 गैप्स में मुझे 4 लड़कियों को अरेंज करना है, क्योंकि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं हो सकती है। तो जैसे 8 गैप कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 बॉयज थे, उन 7 बॉयज में 8 गैप हो गए, इन 8 गैप में 4 लड़कियों को अरेंज करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन 8 में से 4 गैप सिलेक्ट करेंगे। तो 8 में से 4 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 8C4 आया ना। सबसे पहले मेरे पास गैप हो गए, इन 8 गैप में से मुझे 4 गैप सिलेक्ट करने, तो 8 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 8C4। अब एक बार सिलेक्शन हो गया, अब गर्ल्स को और बॉयज को अपने आपस में अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करेंगे, 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, ये गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया। 4 गर्ल्स का आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और इन 7 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम गैप मेथड। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ गैप्स काउंट कर लो, फिर कितने चाहिए उतने सिलेक्ट कर लो, फिर दोनों को आपस में अरेंज कर दो। ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम PYQ स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन में समझा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम देख रहे हैं। एक बार देख लो इसको, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। सर इसमें अरेंजमेंट वाला सेक्शन सर हाँ हाँ बोल, एक एक करके। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बता रहा हूँ। सर ये 8 हाँ, कैसे देखो, आ अब गया वापिस- फिर, मतलब हाँ बता 7 रहा हूँ, और बॉयज किसने और कुछ 4 पूछा था? गर्ल्स है तो। अनुष्का आप भी कुछ पूछ रहे थे? नो सर, हो गया समझा। ठीक है, कभी भी जितने भी लोग होते हैं नंदिनी, उसके एक एक्स्ट्रा गैप होता है। जैसे यहाँ पे 7 लोग हैं ना, तो 8 गैप होंगे। जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मैंने अभी बताया, मान लो 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी, ये 4 लोग खड़े हुए मान लो। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं, तो गैप्स कितने दिख रहे हैं आपको, गैप कहाँ पे, ये आपका एक गैप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल कितने गैप्स हो गए, 5 गैप। अगर 5 4, हाँ तो एक एक्स्ट्रा गैप होता, जितने लोग होते उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता। तो यहाँ पे मेरे पास 7 बॉयज थे तो 8 गैप से, तो 7 बॉयज हैं, बॉयज के गैप में गर्ल्स को बिठाना है। 8 तो गैप। बॉयज कितने थे, 7, तो इसलिए मेरे पास अच्छा। 8 गैप हो गए। उन 8 गैप में मुझे 4 लड़कियों को बिठाना है। तो 8 में से पहले मैंने 4 गैप सिलेक्ट कर लिए, 8C4, फिर आपस में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग अरेंज कर दी। ठीक है, पहले 8 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट किए, टोटल 8 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट किए, 8C4 से फिर बॉयज और गर्ल्स को आपस में अरेंज कर दिया। इसको बोलते हैं हम गैप मेथड। इसके अलावा हमारे पास था एक बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड कब अप्लाई करते थे, जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि ये 4 मेंबर हमेशा साथ में रहना चाहिए, ये 3 मेंबर हमेशा साथ में रहना चाहिए, तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। मतलब ऐसी जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टुगेदर, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड क्या होता है कि जिनको भी साथ में रखना है उनको बॉक्स में बिठा दो, जिनको भी साथ में रखना उनको क्या कर दो, बॉक्स में बिठा दो। वो बॉक्स फिर एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट हो जाएगा। वो बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, सिंगल मेंबर ट्रीट हो जाएगा। फिर उस बॉक्स को बचे हुए लोगों के साथ अरेंज कर दो। फिर क्या करना है, उस बॉक्स को जो भी बचे हुए लोग हैं उनके साथ अरेंज कर दो, सिंपल है। सबसे क्या करना है, जिन भी ऑब्जेक्ट को साथ में रखना उनको बॉक्स में बिठा दो,
वो बॉक्स आपका एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। फिर उस बॉक्स को अपने बचे हुए मेंबर के साथ अरेंज कर दो। अब इसका भी क्वेश्चन देखो ध्यान से के साथ है। एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला है क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सच दैट ऑल 4 गर्ल्स शुड ऑलवेज बी टुगेदर। पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सच दैट ऑल 4 गर्ल्स शुड ऑलवेज बी टुगेदर। मतलब 4 लड़कियां हमेशा सारे अरेंजमेंट में साथ में ही बैठनी चाहिए। तो क्या करना है, जो जिनको भी साथ में बिठाना है 4 लड़कियों को, तो आप उन 4 गर्ल्स को पहले बॉक्स में रख दो। उन 4 गर्ल्स को क्या रखनी है अपने बॉक्स में, ठीक है। अब बचे हुए मेंबर कौन कौन है, 7 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 कहीं पे भी हो सकते हैं वो, और B5 B6 B7 ये बचे हुए मेंबर है। तो जिनको साथ में रखना था उसको बॉक्स में रख दिया। अब ये बॉक्स एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। ये बॉक्स एज अ क्या होगा, सिंगल मेंबर। तो एक मेंबर ये हो गया, और बचे हुए मेंबर कितने हैं, 7। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, बोलो 8 मेंबर है ना। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 8। बचे हुए मेंबर और बॉक्स एज अ 1। तो 8 लोगों को अब आपस में अरेंज कर लो। तो 8 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल है ना। 8 लोगों को अब ये बॉक्स सबके साथ अरेंज हो जाएगा। हर अरेंजमेंट में ये बॉक्स कहां कहां घूमता रहेगा, है ना। ये बॉक्स सबके साथ अरेंज होगा, यहाँ पे जा ये बॉक्स यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। जब जब भी अरेंज होगा ये बॉक्स, हर अरेंजमेंट में ये चारों की चारों लड़कियां हमेशा साथ में रहेगी। जितना भी अरेंजमेंट होगा इस बॉक्स का इन 7 बॉयज के साथ, उन सारे अरेंजमेंट में चारों लड़कियां हमेशा साथ में रहेगी। तो आपको बस यही करना है, जिसको भी साथ में रखना उसको बॉक्स में बिठा दो और बचे हुए लोगों के साथ अरेंज कर दो। अब लास्ट में क्या करना है, बॉक्स के अंदर जो 4 लड़कियां है वो भी आपस में अरेंज हो सकती है इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 लड़कियां जो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है उनको आपस में अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो ये सारा फंडामेंटल ऑलरेडी कवर्ड है क्लास में, पूरा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हमको फिर पीवाईक्यू भी कवर करना है, राइट। इनकेस किसी को फंडामेंटल में दिक्कत है, इस चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, पहले वो क्रैश कोर्स 1 की रिकॉर्डिंग भी देख लेना, मुझसे अलग से मैसेज कर देना। तो मैं क्रैश कोर्स 1 की जो रिकॉर्डिंग है इस लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हमने 3 लेक्चर में कवर किया है, वो 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूले बस शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है। क्लियर है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला बस फटाफट एक बार रिवाइज कराना, तो फिर क्वेश्चंस में जब आऊंगा तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहे हैं। खासकर जेईई के 2025 और 24 में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आए वहां पे सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, n+1 है ना, याद है अभी बताया था। टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे, n+1, और एटलीस्ट वाला केस आ जाएगा तो नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे n, आया ना। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, जनरली यहाँ पे यूज होता है। जब भी आपको क्वेश्चन में आता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ कितने डिवाइजर होंगे, तब हम क्या करते थे, उस नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये नंबर है 16,200, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। अब यहाँ पे इसको कैसे सोचना है कि मेरे पास 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। मतलब ये ऐसा हो गया 3 आइडेंटिकल 2, 3 आइडेंटिकल 2, फिर कितने आइडेंटिकल 3 है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 आइडेंटिकल 3। क्योंकि देखो इसके फैक्टर में क्या क्या 3 3 3 2 2 2 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, मतलब 3 आइडेंटिकल 2 है, 3 कितनी बार है, 4 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2, तो 2 आइडेंटिकल 5। ठीक है। अब आपको पता है एन आइडेंटिकल चीजों को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, n+1। वैसे ही यहाँ पे 3 आइडेंटिकल चीज को सिलेक्ट करने के तरीके बताओ कितने हो जाएंगे, बोलो 4, वेरी गुड, 3 + 1 4। 4 आइडेंटिकल चीज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5। 2 आइडेंटिकल चीज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3, वेरी गुड। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 4 × 5 × 3। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। इसके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। अब इसमें एक चीज और कभी कभी बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर मतलब उस नंबर को छोड़ के सब कुछ, तो टोटल आंसर में से -1 कर देना। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, उस नंबर को छोड़ के बचे हुए सब डिवाइजर। डिवाइजर मतलब समझते हो ना, जैसे जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल 12 है, तो 12 के डिवाइजर कौन कौन होंगे, 12 के डिवाइजर 2 × 3 × 6 ये सब क्या है, 12 के डिवाइजर है।
तो इनको Yes, लिखने, ये क्या है 12 की डिवाइजर है, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर जो भी पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन था इस चीज का। अब एक सर ये मिनट, क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। हाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का क्या होता है कि इस जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे नंबर है, इसके टोटल कितने डिवाइजर होंगे ये पूछा गया था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे समझना अच्छे से, मेरे पास क्या है 16200 है, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। यहां तक क्लियर है? हाँ है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, पहले तो ये Yes, sir. फॉर्मूला समझना है कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, n+1 है। अब जब डिवाइजर बनाना है, डिवाइजर मतलब क्या कि इसमें से कोई भी आप नंबर पिकअप करना है। अगर आप जैसे 12 का भी देखोगे तो 12 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं, 12 के डिवाइजर आपको पता है क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है, राइट। तो 2 को लिखने का तरीका क्या होता है, 2 की वन भी पावर, होता है ना सर? हाँ 1 भी होता है, वेरी गुड, 1 भी होता है। तो 1 को लिखने का तरीका क्या, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। 2 को लिखने का तरीका 2 की पावर 1, 3 की पावर 0। 3 को लिखने का तरीका ये, 4 को लिखने का तरीका ये, 6 को लिखने का तरीका 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। और 12 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 12 जो था, 12 क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो बेसिकली जितने भी डिवाइजर है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम एक 2 ले रहा हूँ या फिर एक 3 ले रहा हूँ। 2 की कौन कौन सी पावर हो रही है, या तो 2 की पावर 0 आ रहा है, या तो 2 की पावर 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 आ रहा है। तो 2 को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, 3। और 3 को सिलेक्ट करने के 2 ही तरीके, तो 3 के सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 2। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मेरे पास, मैंने अभी क्या सिखाया कि अगर 5 आइडेंटिकल एप्पल है तो 5 आइडेंटिकल एप्पल को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 तरीके। वैसे 2 कितने हैं आइडेंटिकल, 3 बार है। 2 आइडेंटिकल कितने हैं, 3 बार, तो 3 है तो कितने तरीके हो जाएंगे, 4। 3 आइडेंटिकल कितने हैं, 4 बार है, तो 4 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। और 5 आइडेंटिकल कितने हैं, 2 बार है, तो 2 को 5 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे को मल्टीप्लाई कर दो। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो 2 को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके 3 और 3 को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके 2। जो भी पावर है उसमें बस +1 करना है, जो भी पावर है उसमें क्या करना है, +1। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पे देखो कितने डिवाइजर है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइजर है कि नहीं है। और यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ में आ गया? तो अभी के लिए फिर फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिटेल में क्लास में कवर हुआ है, मैं डिराइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी कवर करना है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपको फॉर्मूला में क्या अप्लाई करना, जो भी पावर है उसमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। जो भी पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे पावर क्या थी, 3 4 एंड 2, इन सारी पावर में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई। पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, इज इट Yes, क्लियर? sir. ओके। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला क्या था कि अगर मान लो मेरे पास 15 ऑब्जेक्ट है, 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटना, एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं, अगर इसको बोलते हैं डिवीजन। 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में अगर आपको बांटना है 5 और 10 में, तो इस काम को करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। ये होता कैसे था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 में से 5 सिलेक्ट करेंगे तो 15C5। 15 में से 5 सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 15C5। फिर बचे हुए 10 में से 10 सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10C10। तो टोटल तरीके आपके पास ये आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, कि मान लो आपके पास 15 है, 15 को 10 और 5 में बांटना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आपके पास ऐसा आ जाए 6 है मान लो, तो 3 2 1, तो इसको बांटने का तरीका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसमें एक चीज क्या होती थी, अगर मान लो किसी ग्रुप में सेम काउंटिंग हो गई, फॉर एग्जांपल 7 है तो 2 2 2 और 1 ऐसा हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। याद आ रहा है? बोलो। सर एक बार वापस बता दो। बेटा ये सर सारी एक चीजें बार क्लास वापस में, बता हाँ दो। ये सारी चीजें क्लास में कवर हुई थी। ठीक है, फिर भी आप समझ लो ये फॉर्मूला एक्चुअली मतलब यहाँ पे अगर होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप मतलब अगर आपको किसी को 2 ग्रुप्स में बांटना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 15 है, 15 को 2 ग्रुप में बांटना है 10 और 5 में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 और 5। 10 और 5 को अलग अलग कर दो। 6 ऑब्जेक्ट है,
6 को 3 ग्रुप में बांटना है तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, पहली चीज मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई बच्चा 11th का तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अगर कोई बच्चा 11th का हो तो प्लीज अभी डाउट्स मत पूछना, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्लासेस में आपको डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे हम चीजें सारी। ठीक है, ये 1-1.5 घंटे में हमें 2 चैप्टर भी फिनिश करना और अच्छे से कवर करना। तो इनकेस अगर कोई बच्चा 11th का हो तो वो प्लीज अभी डाउट डिस्कशन मत करना, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी फंडामेंटल जानते हैं इस चैप्टर का, राइट? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने में 4 लेक्चर लगते हैं। क्लियर है? आपको अगर ऐसा हो कि भाई एक लेक्चर में कवर होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लास में कवर्ड हो चुकी है रेगुलर लेक्चर में। तो बस मुझे फॉर्मूला रिकैप कराना, मैं पूरी थ्योरी वापस कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? हाँ, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, लेकिन अगर कोई 11th का बच्चा हो तो फिर अभी फिलहाल बीच में डाउट्स मत पूछना। ठीक है? क्योंकि इससे बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, इस चीज का सबको ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, एक लास्ट फॉर्मूला देख लो फटाफट कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप्स में अगर बांटना है, ठीक है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में अगर मुझे बांटना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। अच्छा, किसी ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में बांट दो, फॉर एग्जांपल 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, r इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, n मतलब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, r मतलब r ग्रुप्स, जितने ग्रुप में आपको बांटना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अगर 10 आइडेंटिकल बॉल्स को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n मतलब मेरा 10, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 3, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्या, 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 12c2। ये आंसर कितना आ जाएगा, 12c2। ऐसे फॉर्मूले जनरली कहां पे अप्लाई होते हैं, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते थे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए और वहां पे कंडीशन क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इक्वल टू ग्रेटर देन। देखो जनरली यहाँ पे क्या बोला गया है कि r ग्रुप्स में बांटना है, कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है, कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 ऑब्जेक्ट को मुझे 3 ग्रुप में बांटना है, तो हो सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में ऐसे बांट दो, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक में 5 ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऐसे बांट दो, एक ग्रुप में 8, एक में 2, एक में 0, मतलब किसी ग्रुप में 0 भी रह सकता है। हो सकता है एक बार ऐसा हो जाए कि एक में 10 हो जाए, 2 में 0 हो जाए। ठीक है, तो ये भी सारा इसमें काउंट हो चुका है, तो कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है। उस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है जहां पे भी आपके पास ऐसा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 0 भी अलाउड है, 0 भी क्या है, अलाउड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू z इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो यहाँ पे यही वही हो गया, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, 10 आइडेंटिकल 1 को 3 ग्रुप में बांटना, तो वापस फॉर्मूला यहाँ पे ये लगेगा। यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 10, x प्लस वाई प्लस जेड 3, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 प्लस r माइनस 1 12c2। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली मैंने क्या किया, सारे जो भी फॉर्मूले इस चैप्टर में हो सकते थे वो सारे मैंने बता दिए। सब काम फॉर्मूले और भी बुक्स में दिए रहते हैं, लेकिन जो काम के हैं सिर्फ वो मैंने बताया। घर पे आप वापस इस चीज को रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इनको हम अप्लाई करेंगे हमारे पीवाई ये जो नोट्स वाला पीडीएफ है ये किधर मिलेगा, वो ग्रुप पे? आप कौन से ग्रुप में हो अनुष्का, आप 11th के हो क्या? नो सर। तो आपका ग्रुप कौन सा है? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ठीक है, उसमें आपको ये मैंने जो शीट शेयर करी ना चैट बॉक्स में, आप इसको सेव कर लो, यहाँ पे सब ये कुछ सर अपलोड। सेव कर लिया। हाँ, बस इसी में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपलोड कर दिया है मैंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स में है ना। मैथ्स के सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आया ना अनुष्का, समझ में आ गया? हेलो, ठीक है।
जिन बच्चों को भी Yes, नोट्स, sir, yes. हाँ नोट्स चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, सारा इस शीट में अपलोडेड होगा, या शीट मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स, रिकॉर्डिंग और सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसको समझना है अच्छे से। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर बैठना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आएंगे, क्वेश्चन सब तरह के आएंगे। अब मेन टारगेट क्या है, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो आपको सीखना है। और देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, चैप्टर इज नॉट एन इजी चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब बहुत टाइम लगता है कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले ये हो गए, इन फॉर्मूले को वापस घर जाके एक बार रिवाइज करना। अब ये फॉर्मूले कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं ये बात को आप समझना अच्छे से, ठीक है। होगा तो आज हम पीएनसी कवर करेंगे, जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, बाइनोमियल किसी और दिन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट इस चैप्टर को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक मैंने लगभग सारी वेराइटी आपको उस वर्कशीट में दी थी, उस वो कैसे अप्लाई हो रही उसको आपको सीखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using the letters of the word daughter so that all vowels never come together। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, all the vowels never come together। मतलब ऐसे सारे मतलब मुझे डॉटर वर्ड को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके होंगे। जैसे डॉटर में कितने लेटर हैं, अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, DAUGHTER, थैंक यू। टोटल कितने लेटर है, 8। अब बताते रहना, टाइम बचेगा अपना। टोटल 8 लेटर्स हैं। क्या कोई रिपीट हो रहा है क्या? No, नहीं। नहीं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। अदरवाइज रिपीट होता तो और दिमाग लगाना पड़ता है। तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वॉवेल्स के साथ कंडीशन है। अच्छा, इन 8 लेटर को अरेंज करने का टोटल तरीके कितने होते हैं? 8 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, अभी देखो मैंने सिखाया था पहले ही, वही हम अप्लाई कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, 8 लेटर को आपस में अरेंज करने का टोटल तरीका हो गया 8 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, मुझे वो सारे तरीके काउंट करने हैं जिसमें मेरे सारे इसके सारे वोवेल, ऑल द वोवेल्स, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द वोवेल्स शुड नॉट कम टुगेदर। सारे के सारे वोवेल्स हमेशा साथ में, कोई भी 2 वोवेल साथ में चलेगा, कोई भी 3 वोवेल साथ में आएगा चलेगा, अगर 3 से ज्यादा है तो, लेकिन सारे के सारे वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो टोटल वोवेल्स कौन कौन से पहले हम देख लेते हैं। कौन कौन से वोवेल्स? 3 वोवेल्स है मेरे पास। कौन कौन से हैं? A, U और E। देखो A और E साथ में आएगा चलेगा, A और U साथ में आएगा चलेगा, लेकिन तीनों के तीनों साथ में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बस ये अंतर है। अच्छा, इसमें बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो इसको गैप मेथड समझ लेते हैं। गैप मेथड कब लगेगा कि जब ऐसा बोला कि वोवेल्स शुड नॉट कम टुगेदर। अगर ये ऑल वर्ड नहीं आता, अगर ये वर्ड ऑल वाला नहीं आता, तो आप गैप मेथड अप्लाई करते। फिर आप क्या करते कि बचे हुए लेटर, पहले बचे हुए लेटर देखते कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के गैप्स में वोवेल को फिट करते। याद आ रहा है जो गैप मेथड पता है? गैप मेथड का अप्लाई होता जब बोलते कि वोवेल शुड नॉट बी कम टुगेदर। पर यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया कि ऑल वोवेल शुड नॉट कम टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस करने पड़ेंगे जिसमें सारे के सारे वोवेल्स क्या है, साथ में। टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस करने पड़ेंगे जिसमें सारे के सारे वोवेल्स क्या है, साथ में। तो मुझे बचे हुए तरीके कौन से हो जाएंगे? बचे हुए वो तरीके होंगे जिसमें सारे वोवेल साथ में नहीं आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो वापस से। मुझे क्या बोला गया है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जहां पे सारे वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि सारे वोवेल साथ में कब आ रहे हैं। ऑल वोवेल्स टुगेदर, पहले मैं वो तरीके मेरे को क्या चाहिए, सारे वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए वो चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑल वोवेल टुगेदर, ऐसे कितने तरीके होंगे जहाँ पे सारे वोवेल साथ में। तो बताओ इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे, हाँ या ना? वेरी गुड। सारे वोवेल साथ में, इसके लिए बॉक्स, तो जिनको साथ में रखना उसको बॉक्स में रख दो, रख दिया, बहुत बढ़िया। अब बची हुई चीज क्या क्या है? अब A, U और E को छोड़ के बची हुई चीज क्या क्या है मेरे पास? D, G, H, T और R। टोटल 8 थे, 8 में से 3 साथ हो गए, तो बचे हुए लेटर कितने हो गए? 5। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, बॉक्स को एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे, और बचे हुए मेंबर कितने हैं? 5। टोटल मेंबर कितने हो गए बच्चों? 6। हाँ, टोटल 6 फैक्टोरियल इंटू 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। और बॉक्स के अंदर जो मेंबर बैठे उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो टोटल तरीके मेरे पास 8 फैक्टोरियल थे। सारे वोवेल हमेशा साथ में रहे, उसके ये तरीके थे। मुझे क्या चाहिए था कि सारे साथ में नहीं आना चाहिए। तो सारे साथ में नहीं आएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा? बताओ बताओ, माय फाइनल आंसर क्या रहेगा? फैक्टोरियल माइनस कंडीशन बने। बहुत बढ़िया, 8 फैक्टोरियल माइनस ये। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें हमेशा साथ में थे।
ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका जेई इसी साल 2025 में आया था। अगेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने यहाँ पे ये ऑल वर्ड को नेग्लेक्ट कर दिया होता तो आप क्वेश्चन को गैप मेथड से सॉल्व करके आंसर गलत कर देते। ठीक है, एक बार वापस से इसको घर पे रीअटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये जो क्वेश्चन है 2024 में आया था, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे बस इस क्वेश्चन का टफ हल्का सा लेवल अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपके पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल कितने लेटर है? एनीवन, किसी ने काउंट किया हो तो करके बता। कितने हैं? 11 टोटल 11 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, क्या सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। मुझे पहले ये देखने पड़ेंगे डिस्टिंक्ट कितने लेटर है ना, क्योंकि हमेशा जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एनसीआर, मैंने आपको बताया कि एनसीआर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्टिंक्ट लेटर के लिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले डिस्टिंक्ट कौन कौन से हैं। तो मुझे बताओ एम कितनी बार आ रहा है? एम लेटर एक तो डिस्टिंक्ट है, 2 बार आ रहा है। अगला डिस्टिंक्ट लेटर कौन है? ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार। एच एक बार, बाकी सारे ई एक बार, बाकी सब एक बार। आई एक बार, सी एक बार, एस एक बार। एक बार देख लेना सही है। 6 7 8 9 10 11, हाँ करेक्ट है, टोटल 11 लेटर हो गए। तो मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट लेटर कितने बताओ? 1 2 3 4 8। हाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल डिस्टिंक्ट लेटर कितने? वेरी गुड, 8 है। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बोला क्या क्वेश्चन में कि इन मैथमेटिक्स के जो 11 लेटर है, इसमें से आपको 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं। कितने लेटर सिलेक्ट करने? 5। तो 11 लेटर में से 5 लेटर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? नॉट ऑल नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। एक मिनट रुको, ऑल नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट मतलब सारे सेम भी होंगे तो भी चलेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 11 में से मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 सिलेक्ट करना। अगर मैं यहाँ पे 11C5 अप्लाई कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। हाँ है ना, ये समझ में आ गया? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मूला बताया था एनसीआर का, मैंने क्या बताया, समझाया आपको कि एनसीआर का फॉर्मूला मैं तब अप्लाई करूंगा जब मेरे एन के एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे अब 11C5 नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी है। तो मुझे सोच के करना पड़ेगा कि हो सकता है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए यहाँ पे हमको केसेस बनाने पड़े थे। मैंने आज ग्रुप में भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो बताया था केस 1 क्या होगा कि मुझे 5 लेटर सिलेक्ट करने, तो हो सकता है पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट हो। एक केस तो क्या होगा कि पांचों के पांचों लेटर क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, एक केस ये हो गया। केस 2 क्या होगा बताओ आप लोग? ये 2 आइडेंटिकल हो जाए, कोई 2 आइडेंटिकल हो और 3 डिस्टिंक्ट हो। वेरी गुड। एक केस और बनेगा, बताओ क्या बनेगा? 3 आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट। हाँ केस 3, 3 आइडेंटिकल नहीं, 3 आइडेंटिकल तो बन नहीं सकते। 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ 3 आइडेंटिकल तो बन ही तो नहीं सकते फिर, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम आइडेंटिकल 2 है। 2 लेटर 2 डिफरेंट आइडेंटिकल हो और 1 डिस्टिंक्ट। वेरी गुड। 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, 2 आइडेंटिकल है ना, और 1 डिस्टिंक्ट। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो MM AA H, MM AA T, MM TT E, है ना। तो एक डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल ऑफ सेम टाइम। यहां तक समझना, ये 3 केसेस बनेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक बार तीसरा केस बता देना। तीसरा केस, ठीक है। देखो पहला केस तो क्या हो गया कि पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट लेटर। मुझे क्या करना है, आपको समझना है क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स वर्ड में से जो 11 लेटर है, इसमें से 5 लेटर सिलेक्ट करने, इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये काउंट करना था। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड में कुछ वर्ड आइडेंटिकल है, जैसे M A और T 2 बार आ रहे हैं, तो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर ये रिपीट लेटर नहीं होता तो डायरेक्ट 11C5 कर देता तो मेरा आंसर आ जाता, पर यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ आइडेंटिकल है। तो केस क्या बनेंगे? पहला केस कि पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट हो। दूसरा केस क्या हो जाए कि कोई भी 2 लेटर आइडेंटिकल और 3 डिस्टिंक्ट हो। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे ए ले लिया, 2 आइडेंटिकल हो गए, बचे हुए 3 डिस्टिंक्ट, बचे हुए 3 में कुछ भी आ सकता है, H M E आ गया। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल, ऐसे केसेस बनेंगे। तीसरा केस क्या कि अब जैसे आइडेंटिकल 3 टाइप के, तो हो सकता है कोई भी 2 आ जाए। जैसे मान लो एक तो M सिलेक्ट कर लिया या T सिलेक्ट कर लिया, इन 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। 2 आइडेंटिकल है, M और T सिलेक्ट करो, बच्चा हुआ कोई एक ले लो, कोई भी एक ले सकते हो, ऐसे ले लेना। तो एक वेराइटी ये आएगी, हाँ है ना। यस। तो यहाँ पे बेसिकली 3 वेराइटी आ जाएगी। एक वेराइटी जिसमें सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, M A H E I S, ठीक है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, 2 आइडेंटिकल हो और 2 आइडेंटिकल हो सेम टाइप के, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये 3 वेराइटी बनेगी। अब इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे वो काउंट करना। पहला वाला
अब मुझे बताओ जल्दी से फर्स्ट वाला का आंसर कितना आएगा? 5 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 5 डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करना, तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास 5 को सिलेक्ट करने के लिए? 8 कितने ऑप्शन distinct है? 8 है ना? 8 वेरी गुड। 8 डिस्टिंक्ट में से 5 को 8C सिलेक्ट करना, तो 8 में से 5 को सिलेक्ट करने का तरीका 8C ये सिलेक्शन हुआ और अरेंजमेंट भी करना है, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल क्लियर है। पहले 8 में से 5 को सिलेक्ट किया, 8C5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये किसके लिए होगा? जब पांचों के पांचों लेटर डिस्टिंक्ट हो। नेक्स्ट अगला केस है 2 आइडेंटिकल और 3 डिस्टिंक्ट। अब आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है? तो आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। देखो MAOT ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो 3 ऑप्शंस है ना। आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। इन 3 में से मुझे कोई भी एक सिलेक्ट करना है, या तो A आएगा, या तो T आएगा, या तो H आएगा, है ना। कोई भी एक मेंबर सिलेक्ट करना है, हाँ, है ना। या तो AA, या तो MM, या तो TT। तो 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो तरीका कितना हो जाएगा? 3C1। ध्यान रखना है 3C2 मत कर देना। कोई भी एक आइडेंटिकल आपको सिलेक्ट करना है, या तो दोनों AA होगा, या तो दोनों MM होगा, या तो दोनों TT होगा। तो उन 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना। तो इनका काम हो गया। अब क्या करना है? बचे हुए 3 लेटर, 3 डिस्टिंक्ट। अब 3 डिस्टिंक्ट लेटर सिलेक्ट करना है। अब इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? देखो कोई एक चला गया, 8 में से कोई एक ऑप्शन चला गया, तो बचे कितने ऑप्शन? 7 ऑब्जेक्ट बचे, है ना। यस सर। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे यूज हो जाएगा, या तो M यूज होगा, या तो A यूज होगा, तो T होगा। अब मैं इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? 7। तो 7 में से कितने सिलेक्ट करने? 3। तो 7C3 हो गया। ये हो गया सिलेक्शन। पहले आइडेंटिकल को सिलेक्ट किया, कोई एक आइडेंटिकल सिलेक्ट करना था, तो 3 में से एक आइडेंटिकल सिलेक्ट कर लिया, 3C1। अब टोटल 8 थे, उसमें से एक चला गया, बचे कितने? 7। अब 7 में से 3 सिलेक्ट करने का, तो 7C3। अब इनको अरेंज करना है, तो अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। नहीं, सबको अरेंज करना, पूरे को। पूरा कितना है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? पहले टोटल सिलेक्शन कर लिया, फिर पूरे को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, उसमें कोई एक लेटर 2 बार रिपीट हो, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये सेकंड केस का आंसर। थर्ड केस कि 2 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने, तो आइडेंटिकल अगेन कितने मेरे पास? 3 है। इन 3 में से कितने सिलेक्ट करने? 2। तो ये हो जाएगा 3C2। तो इसका काम हो चुका है। अब एक डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करना। एक डिस्टिंक्ट के लिए अब मान लो 2 लेटर चले गए, एक डिस्टिंक्ट के लिए कितने ऑप्शन बचे? 6 ऑप्शन। 6 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो 6 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 6C1। अब इन 5 लेटर को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और दो बार रिपीट हो रहे, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इन तीनों केसेस को आपस में ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान रखना, ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जब भी लेटर रिपीट हो तो आपको ऐसे डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उन सारे केसेस को फिर फाइनल आंसर में आपस में ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 वेराइटी इसमें आती, दोनों वेराइटी मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। एक वेराइटी जिसमें डायरेक्टली पूछते कि ये मंडे जो वर्ड है या फिर जो भी वर्ड है उसका रैंक क्या होगा, और दूसरी वेराइटी क्या होती है कि रैंक दे देते हैं, पूछते कि वर्ड क्या आएगा। ये 2 वेराइटी पिछले 2-3 सालों में बहुत बार पूछ रहे हैं, कभी कभी मतलब आ जाता है। अब हो सकता है इस बार आए, हो सकता ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो मैं एक सिखा रहा हूँ, दूसरा आप वापिस से खुद से एक बार और ट्राई करना। जब भी डिक्शनरी में मुझे बनाना है, आपको एक वर्ड दे देंगे, उन्हीं लेटर का आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंडे दे दिया। अब मंडे वर्ड कौन से रैंक पे आएगा, मतलब उस डिक्शनरी में कहाँ कौन से पोजीशन पे आएगा, वो मुझे काउंट करना है। और बाकी लेटर को आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ये ऐसी डिक्शनरी जिसमें सिर्फ ये 6 लेटर ही यूज होंगे, ठीक है। इन 6 लेटर से बनानी है आपको डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में मंडे कहाँ पे आएगा ये काउंट करना। तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। स्टेप 1 क्या? अरेंज अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? ए के बाद बताओ क्या आएगा? डी। एम, फिर M N O और फिर Y। वेरी गुड। तो ये आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 लेटर को आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब मंडे का कौन सा पोजीशन होगा ये काउंट करना है। अब डिक्शनरी में हमेशा सारे वर्ड अल्फाबेटिकली ही आते हैं। सबसे पहले मेरे वर्ड स्टार्ट होंगे ए से, तो मैं ए को फिक्स कर लेता हूं। मैं ये देख लेता हूँ कि ए से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो मुझे काउंट नहीं करना। मुझे क्या काउंट करना है? एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? तो मेरे पास टोटल 6 लेटर थे, ए फिक्स हो गया। बच्चे कितने लेटर? 5। बच्चे कितने लेटर? 5। और 5 जगह है, 5 लेटर है, तो 5 लेटर को 5 जगह पे अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 120 वर्ड्स। इसका मतलब क्या निकला यहाँ से कि ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड होंगे, है ना। वो सीरियल में आ गए। तो आप ऐसे सोचते हैं डिक्शनरी है, उसमें से ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड हो गए। अब वो तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद ए के बाद किसका नंबर आएगा? डी का।
डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कितने हो जाएंगे? वापिस से डी अगर आगे फिक्स कर दिया, डी को फिक्स 120 और पांच जगह पे 5 लेटर को अरेंज करना है, कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल। तो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? 120 वापिस। तो पहले डिक्शनरी खोली, उसमें ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड, फिर डी से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड, तो 240 वर्ड तो ये हो गए। मुझे कहाँ पे पहुंचना है? मंडे पे पहुंचना है। फिर अगला ए हो गया, डी हो गया, फिर अगला क्या होगा? एम आएगा। ठीक है, अब एम तो मुझे चाहिए, तो जो चाहिए उसको ऐसा बॉक्स बना लो, जो चाहिए उसको के लिए क्या बना लो? बॉक्स, है ना, कि ये तो मुझे फिक्स, ये तो मुझे चाहिए, मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना है। अब इसको मैं इसमें देखता हूं कि इसमें कौन कौन से सीरियल आएगा। अब एम के बाद, एम अगर आ गया है, एम को मैंने फिक्स कर दिया, अब एम के बाद वापस सीक्वेंस में पहले कौन आएगा? ए आएगा, आया ना? Yes, sir. एम के बाद क्या आएगा? ए। Yes, sir. अब मुझे ए तो चाहिए नहीं, तो मुझे ये देखना है कि मुझे एम और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं चाहिए, तो मुझे इन सबको हटाना है। तो एम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे कितने लेटर हैं? 4 है। 4, हाँ, तो 4 है 4 ना? फैक्टोरियल। तो 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, तो 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 वर्ड। मतलब एम और ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड होंगे। मुझे एम और ए नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो भी काउंट कर लिया। अब ए के बाद अगला नंबर किसका आएगा? डी आएगा। एम तो फिक्स कर दिया मैंने, एम को तो अब आपको छेड़ना नहीं, क्योंकि एम तो मुझे चाहिए। एम आपका बॉक्स के अंदर चला गया, एम को चाहिए, अब बच्चे भी चीज आपको काउंट करनी है। ठीक है, अब एम ए से स्टार्ट हो गए वर्ड, एम ए के बाद आएगा एम डी। तो एम डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? अब एम डी से, एम डी भी चाहिए वापिस से, वापस 24। हाँ वापिस 24। डी भी नहीं चाहिए। अब डी के बाद अगला नंबर किसका आएगा? एन। एन के बाद डी तो के ये बाद भी 24। हाँ, ये भी 24 आएगा, तो ये फिक्स हो गया। डी और एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? 24 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अब एन के बाद अगली बारी आएगी ओ की। अब ओ तो चाहिए मुझे, है ना? Yes, sir. यस सर। जो चाहिए उसको तो आप बिठा दो बॉक्स में, क्योंकि ये तो चाहिए, उसको मुझे बाहर नहीं करना है। एन के बाद अगली बारी किसकी आएगी? ओ की। तो ये तो मेरे बॉक्स में हो गए, इनको तो मुझे रखना ही है। अब बच्चे में 4 के बारे में सोचता हूँ। अब एम ओ तो मुझे चाहिए, अब वापस सीक्वेंस में कौन आएगा? पहले देखो, एम हो गया, ओ हो ए। गया, ए आएगा। वापस सीक्वेंस में कौन आएगा? ए। क्या ए चाहिए मुझे? No, sir. नहीं चाहिए। नो सर। तो मैं Yes, इनको हटा दूंगा, तो एम ओ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब एम और ओ तो ये तो फिक्स है मेरे ऑलरेडी। ए के बाद अगली बारी किसकी आएगी? वापस से डी की। ठीक है। क्या डी चाहिए आपको? नहीं। No, नहीं sir. चाहिए। तो वापस एम ओ डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? 3 लेटर, 3 जगह 3 पे फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 जगह पे 3 लोगों को भरने के तरीके 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके। ए हो गया, डी हो गया, डी के बाद अगली बारी किसकी आएगी? एन की। एन की। देखो एम और ओ फिक्स हो गए, इसको अब छेड़ना नहीं है। एम और ओ तो मेरे क्या हो गए? फिक्स हो गए। ठीक है, अब अगली बारी किसकी आएगी? एन। क्या एन चाहिए? यस सर। एन चाहिए, तो एन को वापस से बॉक्स में बिठा दो, जिसको चाहिए उसको डब्बे में बिठा दो। मतलब एक तरीका है समझने का। ठीक है, बॉक्स में बिठा दिया। अब कितनी जगह? मेरे पास 3 जगह। वापस से मुझे वापस सीरियल वाइज सोचना, तो एन भी बॉक्स में आ चुका है, तो एन भी हट गया। अब वापस किसकी बारी आएगी? सीरियल वाइज ए की बारी ए की आएगी। क्या ए चाहिए? नहीं नो चाहिए, सर। ये हट जाएंगे। दो लेटर को अरेंज करने का 2 तरीका कितना फैक्टोरियल। होता है? 2। ठीक है, अब ए के बाद बारी किसकी आएगी? डी की। डी। देखो एम बॉक्स में फिक्स है, ओ बॉक्स में फिक्स है, एन बॉक्स में फिक्स है। अब ए के बाद अगला नंबर आएगा डी का। क्या डी चाहिए? हाँ, डी यस तो सर। तो डी को बॉक्स में फिक्स कर दो। अब बच्ची भी 2 जगह सोचते हैं। अब वापस नंबर किसका आएगा? डी भी चला गया, ए का। वापस ए का आएगा, और ए तो चाहिए मुझे, तो ए भी बॉक्स में चला जाएगा। और ए के बाद बचा ही क्या है? वाई। तो ये तो आ गया, Y। ये मेरा क्या आंसर है, मतलब ये Y। पोजीशन जितनी है। आपको अब क्या करना है? इसके पहले जितने भी वर्ड हुए उनको काउंट कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसके पहले कितने वर्ड हुए मेरे पास? 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 340। और जो मेरा आंसर है वो उस पोजीशन पे, इसलिए लास्ट में +1। मेरा कौन सा पोजीशन है? ये वाला पोजीशन है, ये मेरा आंसर है। तो इस पोजीशन पर इसके पहले कितने वर्ड है उनमें क्या कर दोगे? +1। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं डिक्शनरी, मतलब ऐसे काउंट करना है। घर पे प्रैक्टिस करना। जिन लोगों ने पहले सॉल्व नहीं कर रखा है, फिर पहली बार देख रहे हो, वो आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको खुद का ही लॉजिक डेवलप करना है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। एक लेक्चर में इतने बड़े टॉपिक को कवर करना बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा समझना अच्छे से।
ठीक है। इनकेस अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम हो, वो मुझे मैसेज कर देना। मैं इसके 3 लेक्चर में इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उन 3 लेक्चर की मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। लेकिन अभी आप बस कोशिश करो इन कॉन्सेप्ट को समझने की, घर पे जाके रिपीट वापस ट्राई करना इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अगला कि 440 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2025 में इसी साल आपके आया था 29 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में, कि कोई वर्ड है कानपुर, उसमें 440 पोजीशन कौन सी होगी ये पूछा गया, ठीक है। तो मैं एक बार शॉर्ट में वापस समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, देखते जाओ, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। ए के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ, ए है ना, फिर क्या आएगा, एन एन आर है ना, एन पी क्या आएगा, एन पी पी आएगा। फिर आर फिर यू। यू, ठीक है। देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ये आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, जल्दी सब काउंट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, वापिस 6 5 लेटर। फैक्टोरियल। हाँ, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 5 फैक्टोरियल। ए के बाद के से स्टार्ट, अब के तो चाहिए तो के को फिक्स कर दिया, है ना, के को क्या कर दिया फिक्स। के बाद कौन आएगा सीरियल में, ए आएगा, ए भी चाहिए। सर ये हम लोग कानपुर की पोजीशन निकाल रहे हैं या फिर 440 पोजीशन निकाल रहे हैं। हाँ 440 पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड ना, आपने सीरियल सही किया ना। सबसे पहले ए के बाद क्या आएगा, के आएगा, NOPQR, ठीक है सही है। हम ये देख रहे हैं कि 440 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, क्लियर है। तो पहले मुझे ये काउंट करना पड़ेगा ना 440 पोजीशन के पहले कौन कौन से वर्ड आ चुके होंगे। आ रही बात समझ में, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, हाँ 5 फैक्टोरियल। 120। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, 120। अब इसके आगे जाऊंगा मैं, इसके आगे क्या होगा, के, हाँ मुझे काउंट करना है, सॉरी सही कहा आपने। के से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे वापस से, 120। हाँ मुझे कानपुर नहीं चाहिए, सही बताया। हाँ सही में कानपुर अपन को नहीं चाहिए, अपन को क्या देखना है कि 440 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो वापस से 5 फैक्टोरियल, के से स्टार्ट होने वाले 120, तो यहाँ तक कितने वर्ड हो गए, 240 वर्ड हो गए। मुझे 440 तक जाना है, तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। फिर ए हो गया, के होगा, के बाद कौन आएगा, एन। तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 120 वापस 120, ये कितने हो गए 360। अभी तो और आगे जाना है। एन के बाद क्या आएगा, टी। अगर मैं ऐसे सोचो टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापस अगर 5 फैक्टोरियल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 120। यहाँ तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो मैं आगे चला गया तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, यस है सर ना। मैं 480 मतलब 440 से आगे चला गया तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मुझे इसके पहले काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सारे पी से देखूंगा तो पी के सारे वर्ड हो जाएंगे 480। पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड 480, लेकिन मुझे आगे पहुंचना, मुझे 440 तक काउंट करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, तो पी को मान लो फिक्स कर दिया। अब पी के अगला लेटर देखेंगे अपन, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है, थोड़ा प्रॉपर्ली काउंट करना है। क्योंकि मैं अगर पी से सारे ले लूंगा तो 480 आ जाएगा, 480 आगे चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, टोटल 6 लेटर थे, मैंने मान लो पी को फिक्स कर दिया। अब पी के बाद अगला नंबर किसका आएगा, बोलो, वापस सीरियल वाइज जाएंगे। पी के बाद अगला नंबर किसका आएगा, ए का। तो पी और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, पी और ए से 4 फैक्टोरियल, तो कितने आ जाएंगे, 24 वर्ड है ना। देखो यहाँ तक कितने हो गया, तो अपन पहले काउंट करके रखते हैं साइड में। 120 120 120 और 24 कितने हो गए टोटल, 384। अब मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मुझे 440 तक पहुंचना है, तो और आगे जाना है, ठीक है, और आगे जाना पड़ेगा। यस सर आपको समझ में आ रहा है, पी का सारा नहीं लिया क्योंकि अब मैंने पी को ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। 1 2 3 4 5। ए के बाद किसका नंबर आएगा, ए का। तो पी और के से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापस कितने होंगे, 4 जगह 4 पोजीशन, 4 फैक्टोरियल, 24 वर्ड। यस सर 24 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 408, है ना। तो यहाँ तक कितने वर्ड हो गए, 408। मुझे और आगे जाना है, यहाँ तक कितने हो गए टोटल, 408 वर्ड हो गए, मुझे और आगे जाना है। वापस पी ए हो गया, के के बाद किसकी बारी, एन की बारी। तो पी फिक्स था। पी और एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे वापस से, 4 फैक्टोरियल 24। इसमें 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 432। यहाँ तक 432 वर्ड हो चुके हैं। अब इसके आगे अगर मैं जाऊंगा वापस से 4 फैक्टोरियल अगर इसमें ऐड करूंगा तो वापस 440 से आगे चला जाऊंगा। यस सर मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर मान लो इसके आगे अगला मैंने ऐसे काउंट कर लिया होता, पी फिक्स करके एन के बाद कौन आता, आर,
तो यहाँ से कितने होते 4 फैक्टोरियल इसमें ऐड करता तो मैं 440 से आगे चल जाता, तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो मुझे पी और एन को फिक्स करना, आर पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आर पे जाऊंगा तो आगे पहुंच जाऊंगा, 440 से आगे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पी और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी और एन को फिक्स कर रहा हूँ। अब बच्चे कितने मेरे पास, कितनी पोजीशन बचेगी, 4 है ना। अब पी और एन फिक्स हो गए, अब वापिस सीरियल में कौन आएगा, पहले ए आएगा। ए आएगा। तो पी एन और ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, 3 जगह 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 ये हो जाएगा 438। 438। मतलब यहाँ पे पी एन और ए से टोटल कितने 438 वर्ड होंगे, आया ना, समझ में आ गया। अब मुझे अगला ए के बाद किसकी बारी आएगी, ए के बाद के की बारी आएगी। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे लगभग पास में आ गया हूँ। ए के बाद किसकी बारी आएगी, के। अब मैं के को फिक्स, देखो ए को फिक्स कर दिया था, पी एन और ए से टोटल 438 वर्ड होंगे। यहां तक मेरा चीज हो गई, तो पी एन और ए तक सारे वर्ड कितने हो गए, 438। अब 439 में क्या आएगा, सबसे पहले के आएगा, ए हो गया, अब क्या आएगा के। अब बच्ची कितनी जगह, 3, 439 पे क्या आएगा ये देख रहा हूं मैं, बताओ। पी एन और के फिक्स हो गया, अब बच्चे वाले लेटर क्या क्या आएंगे बताओ, पहले क्या आएगा, और ए, सीरियल वाइज आएगी ना, आर आएगा। नहीं, ये 3 तो फिक्स हो गए, वापिस सीरियल वाइज चलोगे ना, ये 3 तो आपके फिक्स हो गए। अब वापिस क्या आएगा, पहले ए के बाद आर, फिर यू, हाँ है ना। 439 पे क्या आएगा, ये वाला वर्ड, क्लियर है। यस सर। पी एन ए के तो काउंट कर लिया, ए के बाद हमने के को फिक्स कर दिया, के को फिक्स करने के बाद वापस सीरियल कहां से स्टार्ट होगा, ए से तो स्टार्ट होगा। सर तो पी एन ए और के हो गए ना, पी एन और के के नहीं, तो 4th लेटर होगा ना। पी एन और के मैंने के को 3rd लेटर रखा है, 4th थोड़ी रखा है। पी एन और के मेरा फिक्स हो चुका है, ए आर यू आएगा। अब ए आर यू के बाद अगला बताओ क्या आएगा, ए चला गया, ए के बाद क्या आएगा, आर के बाद वापस सीरियल वाइज में कौन आएगा, पहले ए फिर यू, ये आपका हो जाएगा 442। ठीक है, आपको पहले ये काउंट करना है कि कहां तक जा सकते हैं। मैंने ये देखा कि पी एन और ए से टोटल 438 वर्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसे वर्ड जो पी एन और ए से स्टार्ट होते वो कितने होते 430। अब इसके आगे मुझे जाना था, अब ए के बाद कौन आएगा, के तो आएगा, ए के बाद कौन आएगा, के। तो फिर मुझे ये देखना था पी एन और के से स्टार्ट होने वाले वर्ड, पहला वर्ड क्या होगा, पी एन और के से स्टार्ट होने वाला ए आर यू, वो हो जाएगा 439। और इसके बाद वाला वर्ड कौन सा होगा, ए के बाद अगला कहां से स्टार्ट होगा, आर, फिर वापस सीरियल में कौन आएगा, ए और यू, तो ये आपका होगा 448। अब देखो ये दोनों वेराइटी है, दोनों डिक्शनरी के प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको दिमाग लगाना है और खुद से ही सोचना पड़ेगा लॉजिक। इसलिए अगर इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ। डिक्शनरी जैसे देखते हैं ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि बिल्कुल ऊपर से उड़ गया। सर एक बार लास्ट देखो लास्ट वाले में क्या किया, यहाँ तक समझ में आया 438 कैसे हुआ, हाँ 438 यस बता सर। दें। 438 समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो मेरे को है ना, यहाँ पे मैं रुक गया क्योंकि मुझे बहुत अब पास में जाना था, 438 के बाद 439 और इस पे जाना था। सुनना ध्यान से सब लोग, एक बार जल्दी से देख लो लास्ट स्टेप। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो मेजर है वो हमने काउंट कर लिया कि ए से स्टार्ट, के से स्टार्ट, यहाँ तक तो 408 आ गया था। फिर हमने और आगे गए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 438। मतलब पी एन और ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है वो 438 तक आएंगे, मतलब यहाँ पे एंड हो जाएंगे। पी एन और ए से जितने भी वर्ड होंगे वो 438 यहाँ पे एंड हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, टी फिक्स है, एन फिक्स है। अब ए के बाद अगला नंबर कौन आएगा, के आएगा के ना। डिक्शनरी में क्या होता है, एक एक करके सीरियल वाइज आता है। अब मैंने यहाँ पे पी और एन को फिक्स कर दिया क्योंकि मुझे बस अब ज्यादा आगे नहीं जाना है, तो पी और एन फिक्स हो गया। अब जो बच्चे हुए 4 लेटर है उसमें ए वाले काउंट हो चुके मेरे, पी एन और ए वाले। अब पी एन ए के बाद क्या आएगा, के आएगा, है ना। यस सर। अब मैं ये देखूंगा कि पी एन के से कौन कौन से वर्ड होंगे। तो अब देखो पी एन ए के आ गया। अब के बाद क्या आएगा, पी एन के से स्टार्ट होने वाले वर्ड मुझे काउंट करने हैं। ठीक है, अब वापिस सीरियल वाइज जाऊंगा मैं। सीरियल में कौन आएगा, पहले ए, फिर आर, फिर यू। तो ए आर यू, तो ये वर्ड कौन सा हो जाएगा मेरा 439 वर्ड। क्योंकि देखो यहां तक इसके 438 तक कौन कौन से वर्ड थे, पी, यहाँ पे जितने भी वर्ड आ गए वो जो 6 वर्ड आएंगे, ये 6 वर्ड कौन कौन से होंगे, जो पी एन ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पी एन ए से स्टार्ट होने के बाद पी एन के की बारी आएगी, उसमें पहला वर्ड कौन सा होगा, ए आर यू, तो ये 439। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, पी एन ए एन, ये पी एन के फिक्स है। हाँ
सर आपने ना ये जो पीएनए वाला केस है ना, ऊपर वाले केस में काउंट कर लिया है, पीएन फिक्स है क्योंकि सर उसमें ए तो आएगा ही। ए सर फिक्स 4 फैक्टोरियल, सर 4 फैक्टोरियल वाला जो केस है ना, उसमें पीएनए वाला केस पहले ही काउंट हो चुका है। यस सर, वही मैं बोल रही थी भी कि आएगा PNA उसमें, fix था, तो क्यों भी अभी आएगा, K सर, फोर्थ भी आएगा। पेपर होगा। हाँ, यहाँ पे आपका पीएनए वाला काउंट हो चुका है, सही है, सही बताया आपने, वेरी गुड। इसके बाद अच्छा, इसके बाद एन के बाद आपका क्या आएगा? आर आएगा। हाँ Yes, हाँ, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पी एन ए वाला ऑलरेडी केस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके थे पीएन, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो चुका है, सही कहा आपने। पीएन से स्टार्ट होने वाले वो सारे वर्ड यहाँ पे काउंट हो गए थे, यहाँ पे अपने डबल बार काउंट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया था सबको? पी के फिर एन आ गया, फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक कितने पहुंचे थे हम? 432 तक पहुंचे थे, हाँ है ना? बोलो। देखो एक बहुत अच्छा आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया कि पीएन हमने 2 बार काउंट कर लिया, वेरी गुड। पीएन से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? यहाँ तक समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। 432 आया ना? यस सर। 24 2 बार हो गए, 24 हाँ, यहाँ तक मतलब पी और एन से स्टार्ट होने वाले यहाँ तक टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे? 432। अब मुझे इसके आगे जाना है, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया? पी और एन तक के स्टार्ट होने मतलब पी और एन से जो वर्ड होंगे उसके पहले पहले टोटल 432 वर्ड यहाँ तक पहुंच गए। अब पी के बाद एन हो चुका है, एन के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा? ए। नहीं, हाँ सर आर आएगा। आर आएगा। पी आर आएगा। ए काउंट कर लिया, के काउंट कर लिया, ए हो चुका है, के हो चुका है, एन हो चुका है। एन के बाद अगली बार किसकी आएगी? आर की आएगी ना? Yes, sir. हाँ एन के हाँ बाद आर की, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए और के तो काउंट कर चुके हैं। ए हो चुका है, के हो चुका है, एन कर लिया हमने काउंट। अब अगली बारी किसकी आएगी? आर की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? आर। अब मुझे ये देखना है पी और आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे। तो वापस से कितनी जगह मेरे पास? 4, तो कितना हो जाएगा? 24। अब वो मैं आगे अगर चला जाएगा। हाँ, आगे चला जाएगा तो 24 ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो आगे मुझे जाना नहीं है, तो मुझे यहाँ पे वापस थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा, है ना? यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे धीरे से जाऊंगा मैं। तो पी और आर रखा मैंने, तो अब उसके बाद मैंने अगला लेटर अब देखा, पी और आर को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि इसके आगे बहुत आगे सर पहुंच जाएगा। PN को फिक्स करेंगे ना? एन तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना हम बेटा, एन वाले सारे काउंट हो चुके हैं अपने। अब एन वाले काउंट नहीं करना है, एन वाले सारे 432 तक काउंट हो चुके हैं। आ रही बात समझ में? बट सर N अगर वाले सारे- R डाला तो वो वापस 24 फैक्टोरियल, तो वो आगे चला जाएगा ना? आगे चला जाएगा। नहीं तो मैं सारे नहीं ले रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ अब स्टेप बाय स्टेप लूंगा। एन वाले सारे काउंट हो चुके हैं अपने, अच्छा ठीक है ठीक है। पीएन वाले सारे काउंट हो चुके हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। पी आर, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? वापस से सीरियल में ए आएगा। ए आएगा। अब मैं ये सोचो कि पी आर ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? 3 फैक्टोरियल यस है ना? पी आर ए से कितने स्टार्ट होंगे? 3 फैक्टोरियल। अब इसमें 6 ऐड कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 438। तो यहाँ तक कितने वर्ड हो गए? 438 वर्ड, ठीक है। पी आर ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड ले लिया अपन ने, और पी और आर को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब वापिस से वही चीज, पी फिक्स है मेरा, क्योंकि मुझे आर से आगे नहीं जाना था। पी फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, और पी आर ए से सारे वर्ड मैंने काउंट कर लिया। अब पी आर ए के बाद किसकी बारी आएगी? पी और आर फिक्स है, ठीक है। अब मुझे बहुत धीरे से काउंट करना है, क्योंकि मुझे 439। अब जैसे मान लो पी आर के ले लिया, अब सीरियल में क्या आएगा? जल्दी बता दो। N, सर ए। पहले पी आर के, ए आएगा। अब क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? एन, N, फिर क्या आएगा? यू। आया ना? ये 439 Yes. वर्ड आएगा। क्लियर है? फिर वापिस से पी फिक्स, आर फिक्स, के फिक्स। ए के बाद कौन से स्टार्ट होगा? एन से। N, yes. वापिस अब सीरियल कौन सा होगा? फिर वापिस से सीरियल में पहले ए फिर यू, ठीक है। तो ये मेरा होगा Yes. 440। सर थोड़ा- बट अरे देख, डिक्शनरी के हिसाब से तो PRKAUN होना चाहिए ना? सर, 440 वर्ड। पी आर के ए, हाँ UN होना चाहिए ना? हाँ, UN 440। UN कर लेना, ठीक है। बोर्ड में समझा तो पूरा वो हो गया। क्लियर है अब?
थोड़ा लॉजिक समझ में आया ना, डिक्शनरी क्या कैसे चल रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जेई में 2-3 क्वेश्चन और पुराने पड़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे, या फिर जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भेजे थे उसमें भी अगर आखिरी में पहले भेजे थे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन और भी डले हुए हैं। नहीं, अगर आपको अलग से और चाहिए हो कि डिक्शनरी वाले सर 1-2 प्रॉब्लम और दे दो तब मैं भेज दूंगा। वैसे लॉजिक यही है, बस थोड़ा ध्यान से करना है आपको। पहले ये देख लेना कि कौन सर कौन से एक वर्ड समझ में आ रहे TNPC हैं। वर्कशीट भेज। हाँ, एक बार वो मैं ऐसे क्वेश्चन 2-3 और भेज दूंगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े आप। यस 2 क्वेश्चन काफी हैं, 2 क्वेश्चन में आपको समझा दिया लॉजिक। एक बार आप देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर लगभग अब नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से करना रहता है, जल्दबाजी में नहीं तो एरर हो जाएगी। आप लोग इसको घर पे शांति से एक डबल बार रिपीट करना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगली वेराइटी क्या आती है। ये अगली 2 वेराइटी ऐसी है जिसमें आपको पूछते हैं कि एक कोई बोल देंगे कि नंबर ऑफ वर्ड ग्रेटर देन 40,000, नंबर ऑफ वर्ड ग्रेटर देन 50,000, और उसमें कोई ना कोई कंडीशन दे देंगे। कभी कंडीशन देंगे डिविजिबल बाय 5, कभी कंडीशन देंगे डिविजिबल बाय 3। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 तो बहुत आसान टेस्ट है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। डिविजिबल बाय 5, अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन 40,000 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई आपको करके ये बताना कि थोड़े कितने वर्ड होंगे और डिजिट्स को थोड़े कितने नंबर होंगे, डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है, 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, एंड विदाउट रिपीटेशन। ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। 3 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर होंगे जिनको मैं इन डिजिट का यूज करते हुए बना सकता हूँ। रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 40,000 से ग्रेटर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। एक एक करके कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कितने डिजिट नंबर बनाना, 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक ही कंडीशन को फिक्स करते जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा क्यों लगेगा। पहली कंडीशन क्या है, 40,000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 40,000 से ग्रेटर के लिए मेरी फर्स्ट पोजीशन पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। पहली पोजीशन पे कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं, 5, 7 या फिर 9। वेरी गुड, या तो 5 या 7 या 9। मतलब पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 3 ऑप्शन अवेलेबल। 40,000 से आपको ग्रेटर चाहिए तो पहला डिजिट जो होना चाहिए वो 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ऑफकोर्स 0 नहीं हो सकता। तो पहला डिजिट या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। तो पहली जगह को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगली कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट वाली पोजीशन पे क्या होगा, 0 या 5। 0 या फिर 0 5। 5. वेरी गुड, या तो 0 या तो 5। मतलब आखिरी वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। समझ में आ गया? हाँ है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। बची हुई 3 पोजीशन भरना है। और बची हुई 3 पोजीशन के लिए मेरे पास देखो एक जा चुका है, 2 जा, टोटल कितने डिजिट थे मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डिजिट है। पर सर इसमें विदाउट रिपीटेशन बोला है हाँ तो तो हाँ, तो 3 कंडीशन होगा ना। बहुत बढ़िया। विदाउट रिपीटेशन बोला है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, 5 वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 केस बनाना पड़ेगा, जिसमें एक बार आखिरी में 0 आ रहा है उसके लिए काउंट करना है, और एक बार आखिरी में 5 आ रहा है तब काउंट करना है। क्लियर है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या, विदाउट रिपीटेशन यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम हो जाएगी कि 5 और 5 आखिरी में 2 बार रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 केस क्या बनाना, लास्ट डिजिट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रॉब्लम समझ में आई कि 5 पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, इसलिए मुझे फिर 2 केस बनाना पड़ेंगे। लास्ट पोजीशन को मैं फिक्स कर रहा हूं। पहले मैं ऐसे सारे नंबर काउंट कर लूंगा जो 5 से एंड होंगे, और केस 2 मैं ऐसे सारे नंबर काउंट कर लूंगा जो 0 से एंड होंगे। ठीक है, अब अगर ये फिक्स हो गया फिर बच्चे को काउंट करना आसान है। मैंने क्या कर लिया, पहले केस 1 ऐसे सारे नंबर जो 5 से एंड होंगे, और केस 2 में ऐसे सारे नंबर जो 0 से एंड होंगे, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। अब वापिस से सोचते हैं, पहली पोजीशन को भरने के लिए कितना ऑप्शन, ग्रेटर देन 40,000। तो पहली पोजीशन के लिए क्या क्या ऑप्शन बचे बताओ, तो 6 ऑप्शन और बचे हैं 7 और 9 7 और 9। 7 और 9। तो पहली पोजीशन को भरने के मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, 7 या फिर 9। या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा। मान लो कोई एक आधा आ गया इस पे। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 1, 2, 5 डिजिट का नंबर था ना, 4 सर, ऑप्शन बचेंगे तो 3 पाँच ऑप्शन होने चाहिए ना। 5 चला गया, इनमें से कोई एक चला गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे,
4 ऑप्शन बचे। तीन ऑप्शन बचने चाहिए ना। अरे 3 कहाँ से बचेंगे, टोटल 6 डिजिट है ना। 5 digit is अच्छा अब तो कोई एक यूज ओके, करोगे ना, दोनों थोड़ी यूज कर लोगे। 7 और 9 में से कोई एक यूज करोगे, दोनों थोड़ी यूज करोगे, है ना। बट सर बनाना तो 5 डिजिट का है ना। तो मैंने कितने ले लिए, सॉरी 6 ले लिया। हाँ, एक साथ इतनी चीजें होती ना। कितने डिजिट ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। तो अपन को कितने डिजिट का बनाना, 5 डिजिट का। अब समझ में आ रहा है। अब बताओ, 2 डिजिट ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट चला जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट कर चुका है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, मान लो 5 तो चला गया ऑलरेडी, मेरे पास 5 चला गया। 7 और 9 में से कोई एक ऑप्शन चला गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 5 चला गया। 5 चला गया आपका, 7 और 9 में से कोई एक आधा ऑप्शन वहां पे चला जाएगा। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 जगह 4 ऑप्शन से और 3 पोजीशन से। कैसे भरें इसको बताओ। फर्स्ट पोजीशन मतलब जो सेकंड पोजीशन है उसको 4 तरीके से उसको भर सकते 4C3 into तरीके से, और जो नेक्स्ट है उसको 2 तरीके से। हाँ और ये तो ऑलरेडी फिक्स है, इसको भरने का तरीका एक ही होगा। तो आपके यहाँ से टोटल तरीके कितने चाहिए, 2 into 4 into 3 into 2 into 1। अब सेकंड केस कि लास्ट में अगर 0 आ गया, लास्ट में 0 फिक्स कर दिया अपन ने। अब पहली पोजीशन के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 5 या फिर 7 या फिर 9। तो इसको भरने के 3 तरीके, तीनों में से कोई एक चला जाएगा, वापिस से इसके भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। इसको भरने के तरीके 4 3 2। सर इसमें भी आपने 6 गैप ले लिए। हाँ 6 गैप, ठीक है, एक हटा देना। क्लियर है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 into 4 into 3 into 2 into 1, इन दोनों को ऐड कर। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा चीज आ जाए जहाँ पे पहली और, जैसे यहाँ पे 2 केसेस थे, पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन को फिलअप करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया था। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो 5 का प्रॉब्लम आ रहा था कि 5 फर्स्ट पे भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, इसलिए फिर मैंने अलग अलग केसेस बना लिए। ऐसा केस जिसमें 5 लास्ट में आ रहा है, ऐसा केस जिसमें 0 लास्ट में आ रहा है, फिर दोनों को अलग अलग काउंट करके ऐड कर देना। आगे बस समझ में। सर इन दोनों को ऐड करके ही आंसर आएगा ना, मतलब आंसर ऐड ही यही आएगा है ना, ना। केसेस में हमेशा और या तो ये होगा या तो ये होगा, हमेशा ऐड ही होगा, मल्टीप्लाई मत करना। आपका माइक ऑफ करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी सेम वेराइटी है, इसको एक बार और ट्राई कर लेना। सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, इसी को एक और वेराइटी मैंने दी है। ये 2025 में आया था। यहाँ पे वापस से आपको ग्रेटर देन 50,000 बनाना है, और 2 कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट का सम 8 होना चाहिए। तो वापस केसेस बना लेना कि किस किस केसेस में पहले और आखिरी का सम 8 आएगा, उन सारे केसेस को आपस में ऐड कर देना। जैसे ये क्वेश्चन कराया वैसे ये वेराइटी। अगेन सेम वेराइटी। तीसरी वेराइटी डिविजिबिलिटी बाय 3। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सारे सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगेन आपके केसेस बनाने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से 3 डिजिट होंगे जहाँ पे तीनों का सम, जो तीनों का सम आएगा वो डिविजिबल बाय 3 हो। और इसका रिपीटेशन भी अलाउड है। हाँ, रिपीटेशन भी अलाउड है। तो आप 3-3-3 भी ले सकते हो, 5-5-3 भी ले सकते हो, या फिर 8-8-3, जैसा भी जो नंबर आए, आपको वो सारे केसेस आपस में काउंट करने पड़ेंगे। तो ये तीनों वेराइटी आ रही है। देखो 2023 में ये क्वेश्चन था, 25 में ये क्वेश्चन पूछा, वापस 23 में एक और जगह ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी वाला एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना। इनकेस नहीं आता तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में वापस पूछ लेना। क्लियर है, जल्दी बोलो। सर एक बार ये शेल्फ्स वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, इसमें 8 बुक्स हैं, आइडेंटिकल बुक्स हैं, और उसके पास सर हमारे पास 4 आइडेंटिकल शेल्फ्स है। तो 8 बुक्स के लिए 4 into 4 8 टाइम्स नहीं होना चाहिए इसका आंसर? नहीं, गलत है। आइडेंटिकल है ना। आप वो जो ऑप्शन लगाते हो n की पावर r, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगाया था। ठीक है, फॉर्मूला देखना आज जो मैंने बताया था, है ना, वो किसके लिए लगाया था अपने, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, पढ़ लो एक बार, ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्फ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर आप ये डाउट पूछते कि सर क्या यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम, बताओ कर सकते हैं क्या? देखो अभी मैंने सिखाया था लास्ट में, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर ग्रुप में बांटने का तरीका, आर मेंबर में आर ग्रुप में बांटने का तरीका क्या होता है, n + r-1 CR-1। याद आ रहा है ना? और यहाँ पे क्या है, 8 आइडेंटिकल बुक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 4 आइडेंटिकल शेल्फ है। अगर यहाँ पे शेल्फ होता डिस्टिंक्ट
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट ग्रुप, मतलब कभी भी वो जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करवाया था, उस 4 मेंबर में बांटना है, 4 ग्रुप में बांटना, वहां पे ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट होता तो अब ये वाला फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, तब यहाँ पे आप फॉर्मूला इज लगा सकते थे। ठीक है, तब आंसर मेरा क्या आ जाता, 8 + 4 - 1 C 4 - 1। आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो जाता? सर इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ, मैं एक मिनट, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे वर्ड डिस्टिंक्ट होता तो क्या करना, वो समझा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? यहाँ तक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड डिस्टिंक्ट होता कि 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 डिस्टिंक्ट शेल्फ में अगर आपको अरेंज करना है, तब आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर लेते, n + r - 1 CR - 1। ये गलती जनरली बच्चे से हो जाती है, वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शेल्फ भी आइडेंटिकल है, तो अगर शेल्फ आइडेंटिकल है तब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे सेल्फ भी आइडेंटिकल है, तो उसके लिए मुझे केसेस क्या बनेंगे मेरे अलग अलग। ये इफ शेल्फ इज आइडेंटिकल, तब मेरे केसेस क्या बनेंगे कि मान लो 8 है, 8 को 4 में बांटना है, और चारों के चारों शेल्फ आइडेंटिकल तो हो सकता है, और कोई भी 0 भी हो सकता है, तीनों खाली रह जाए। पहला केस क्या, 3 खाली रह जाए। फिर एक केस क्या बनेगा, मान लो कोई भी 2 शेल्फ खाली रह जाए, 2 शेल्फ खाली, 2 शेल्फ भरे हुए, तो अब आपको 2 शेल्फ भरने, तो क्या क्या हो सकता है, 7 1, 2 शेल्फ खाली, 6 2, इस तरह से केसेस बनाने पड़ेंगे। 5 3, 4 4, और क्या बन सकता है, अच्छा वापस 3 लूंगा तो 3 के साथ 5 आ जाएगा, तो बस इतना ही बनेगा, क्योंकि सारे शेल्फ आइडेंटिकल है। पहला केस क्या बना है कि 3 खाली, दूसरा केस क्या बना है कि 2 शेल्फ खाली, और तीसरा केस क्या बनेगा कि मान लो 1 शेल्फ खाली हो, 1 शेल्फ खाली, बचे हुए 8 को 3 में बांटना है, तो 8 को 3 में बांटने के बहुत सारे तरीके हैं, वो काउंट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो 5 2 1, एक तरीका ये हो गया। 4 4 हो गया, बच्चे हुए 4 करने, एक 0 ही रखना है, तो 4 को भरने के तरीके या तो 2 2 या तो 3 1। ठीक है, ऐसी बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. ऐसे आपको काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मान लो 3 रख लिया, और बच्चे हुए क्या क्या भर सकते हो वो काउंट करने पड़ेंगे। एक खाली, लास्ट वाला केस क्या बनेगा, कोई भी खाली ना रहो, कि चारों के चारों फिलअप हो और टोटल सम 8 आना चाहिए, वो तो इन सबको काउंट करना है। अब शेल्फ आइडेंटिकल है तो इसके केस एक ही होगा, एक तरीका, क्योंकि सारे शेल्फ आइडेंटिकल है, तो किसी 3 को खाली रखो, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक ही तरीका काउंट होगा। ये वाला कितना तरीका काउंट होगा, एक तरीका ये काउंट होगा। ये सारे एक एक सिंगल तरीके ही काउंट होंगे। इन सारे तरीकों को आपको काउंट करके ऐड करना है। बस इस क्वेश्चन में यही अंतर है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को लेने का बस मेरा यही टारगेट था। आपको बस ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर ग्रुप्स में बांटना है, 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 ग्रुप्स में बांटना है, तब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मान लो बुक्स भी आइडेंटिकल है, शेल्फ भी आइडेंटिकल है, तब आपको केसेस बना के ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। Okay, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी काउंट इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा तो देख लेना क्या क्या तरीके हैं, उसमें हमको अभी दिमाग नहीं लगाना। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है। अगेन अगला तरीका क्या था, n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 एम्प्लॉय को 4 आइडेंटिकल ऑफिस में बांटना है, और एनी नंबर किसी ऑफिस में 0% भी आ सकते हैं। अब देखो वापिस ये क्या हो गया, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिवीजन बेसिकली 5 लोगों को 4 ऑफिस के कमरे हैं, उसमें 5 लोगों को बिठाना है। तो हो सकता है किसी में 3 बेड गए, किसी में 2 बेड गए, बाकी में 0 बेड गए, किसी में 1, किसी में 2, बाकी में 0 बेड गए, ऐसे। तो आपको बस सारे काउंट करने हैं। जैसे 5 को बांटना है कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में। कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है, और सारे के सारे ग्रुप क्या आइडेंटिकल है, चारों ग्रुप आइडेंटिकल, मतलब सिर्फ डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो 5 को बांटने का तरीका क्या हो जाएगा, एक तो यही सिंपल तरीका, ये तीनों में 0 हो जाए। एक तरीका क्या हो जाएगा, किसी एक में 4, एक में 1, एक में 0। ग्रुप्स आइडेंटिकल है इसलिए हम ऐसा काउंट नहीं करेंगे, 4 0 1 1। और तरीके क्या हो जाएंगे, 3 2 0 0। आ रहा है समझ में? हाँ, और क्या तरीके हो सकते हैं, 2 2 1 0। आया ना? बस यही हो सकता है। हाँ, बस ये एक और होगा, 1 1 1 2। आया ना? एक जिसमें कोई भी खाली ना रहो। Yes, sir. ठीक है, तो ये टोटल इतने तरीके होंगे आपके पास।
अब इनके सबके काउंट करने हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था, कोई एक करके दिखाता हूँ। जैसे 5 को 3 2 0 0 में बांटना है, तो 0 को काउंट नहीं करना है। तो इसको करने के तरीके कितने देंगे, 5 को बांटना है 3 और 2 में, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। याद आ रहा है डिवीजन, यस सर। अभी बताया था, है ना। 5 को बांटना है 4 और 1 में, तो इसको करने का तरीका कितना जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे वापस से 5 को 2 2 1 में बांटना है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो दिस प्लस दिस, इसका एक ही तरीका होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे वापस बताओ, चलो इसका आप लोग बताओ कितना आएगा लास्ट वाले। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और फिर इंटू 1/3 फैक्टोरियल। 1/3। 1 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। इन सारे को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। क्लियर है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपके टोटल तरीके आ जाएंगे। आगे बात समझ में। यस सर। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये बोलता होता कि डिस्टिंक्ट ऑफिस है, अगर ऑफिस डिस्टिंक्ट होते हैं तो सब में फिर आपको, अगर चारों ऑफिस डिस्टिंक्ट होते हैं फिर सब में 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, क्योंकि आपको फिर 4 लोगों में बांटना है, 4 डिस्टिंक्ट ऑफिस में बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 2, मतलब इफ office are distinct, then final answer will be multiplied by 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना सर है। अगर ऑफिस डिस्टिंक्ट होते तो n+r-1 वाला नहीं लगा सकते थे? वो तब लगाते जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो। यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, 5 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय है ना। n+r-1 वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है, बार बार बता रहा हूँ, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। n आइडेंटिकल होना चाहिए और r डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, वो वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में बांटना हो, तो n+r-1 CR-1। यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में बांटना है, तो वो नॉर्मल तरीके से करना है आपको, NCR करके। ठीक है, ये जो बताया मैंने, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसका अप्लाई कैसे हो रही चीजें, बस वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 21 आइडेंटिकल एप्पल है, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन। सिर्फ इतना ही होता है, और किसी भी चिल्ड्रन को कितने भी मिल सकते, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हर चिल्ड्रन को कम से कम 2 एप्पल मिलने चाहिए। हर चिल्ड्रन को कम से कम कितने मिलने, एप्पल मिलने चाहिए, 2। तो मान लो चिल्ड्रन 1 को X एप्पल मिले, चिल्ड्रन 2 को Y मिले, चिल्ड्रन 3 को Z मिले, और इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, 21। और यहाँ पे XYZ में कंडीशन क्या है, X शुड बी एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और Z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सुनना ध्यान से, वो जो फॉर्मूला होता था पहले जब हमने लगाया था x+y+z इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, 10 लोगों को 3 ग्रुप में बांटना है, और ग्रेटर देन 0 की सारी कंडीशन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, n+r-1 CR-1 डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, 2 उधर चल जाएगा। तब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 है, सुनना ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ है ना। सिमिलरली y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और z 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो z-2 ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप नया वेरिएबल मान लो, लेट x-2 को आपने मान लिया u, y-2 को आपने मान लिया v, और z-2 को आपने मान लिया w। अब आपकी uv-w में कंडीशन क्या आ गई, uv-w जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं uv-w क्रिएट करूंगा, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था x+y+z इक्वल टू 21। मुझे क्या क्रिएट करना है, x-2 y-2 z-2। तो सब में से मैं 2 2 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां से एक 2 सब्सट्रैक्ट किया, यहां से एक 2 सब्सट्रैक्ट किया,
और यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट, टोटल कितना सब्सट्रैक्ट किया? 6 सब्सट्रैक्ट किया। अगर LHS में किया तो RHS में भी 6 करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मेरे पास देखो ये क्या हो गया मेरा, इसको मैंने क्या अज्यूम किया था? U, इसको अज्यूम किया था V, और इसको अज्यूम किया था W, और ये कितना हो जाएगा? 15। अब मेरा एक क्वेश्चन ओरिजिनल में कन्वर्ट हो गया, U प्लस V प्लस W इक्वल टू 15, और U V W में कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनली, जो मैंने सीखा था? N प्लस R माइनस 1 CR में। अब समझ में आया? फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो N मतलब 15 प्लस R, नंबर ऑफ ग्रुप कितने? 3 माइनस 1 C, 3 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17 C2। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे अगला क्वेश्चन क्या था? नंबर, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ ट्रिपलेट XYZ नॉन नेगेटिव इंटीजर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 15। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, No, sir. Yes, sir. फिर डिस्टिंक्ट लिखा है। वेरी गुड, बहुत। प्रॉब्लम क्या आ रही है? वर्ड डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट है। तो XYZ कैसे होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। XYZ शुड बी डिस्टिंक्ट। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में तो क्या सब काउंट हो जाता है? कभी कभी मान लो 15 में से अपन वो भी काउंट हो जाएगा जिसमें मान लो एक में 3, एक में 3, एक में बचे हुए आ जाए, 9 आ जाए, तो वो भी काउंट हो रहा था। क्योंकि उसमें किसी ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं। एक में 5 5 5 वो भी कम, मतलब ये जो फॉर्मूला है मेरा, इसमें सारा काउंट हो रहा था। N प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1 में क्या सब कुछ काउंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे XYZ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब ये कोई भी दो सेम नहीं हो सकते। तो अब मुझे थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले टोटल तरीके निकाल लेता हूं, फिर उन तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दूंगा जिसमें कोई भी दो क्या है? डिस्टिंक्ट, या फिर कोई भी दो सेम है। मुझे क्या चाहिए? XYZ सब डिस्टिंक्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं टोटल तरीके निकाल लेता हूं। टोटल वेज कितने हो जाएंगे? N प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1, है ना? कितना हो जाएगा ये? 18 17 C2, है ना? क्लियर है यहां तक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 7 C2, मतलब जिसमें सारा काउंट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट चाहिए, तो आइडेंटिकल वाले माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले केस 1, इफ एनी टू आर आइडेंटिकल। थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश समझने की कोशिश करना। कि मान लो मैं कोई भी तो आइडेंटिकल मान लो x और y को सेम मान लिया, z डिस्टिंक्ट है। x और y सेम है और z अलग है, पहला केस ये मान लिया। x इक्वल टू y बट नॉट इक्वल टू z। अब इसको कैसे काउंट करना रहता है वो ध्यान समझना। मेरे पास केस क्या था? x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 15, और x और y मान लो सेम है। तो अगर x और y सेम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस z इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां से z कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे ये मत अप्लाई कर देना 15 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, इसलिए आपको केसेस बना के काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे कि z की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, x और z की वैल्यू। ठीक है, मान लो x को आप रखते जाओ, x को क्या क्या रख सकते हो? x को 0 रख सकते हैं, है ना? तो z 15 आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, चलेगा? x को 0 रख सकते हैं, बोलो। x को फिर क्या रख सकते हैं? 1, तो z कितना आ जाएगा? 13, तो अलग हो, मतलब डिस्टिंक्ट चाहिए मुझे बस कैसे भी करके। x को क्या रखोगे? 2 रखोगे, 2 रख सकते हो। 2 3 4 रख सकते हैं। हाँ, 5 रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि x को 5 रखोगे तो z भी 5 आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? 5 नहीं रख पाएंगे। x को 5 रखूंगा तो z भी 5, इसलिए 5 नहीं रखूंगा मैं। अगला कौन आएगा? क्या 6 रख सकते हैं? 7, 8 रख सकता हूं क्या? बोलो। Yes, sir. नहीं। तो कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5
6 7 7 वेज हो गए। यहां तक समझ में आया ना? यस सर। मतलब जिसमें x और y सेम होंगे और z डिफरेंट होगा, ऐसे 7 तरीके। तो मैंने कौन से कोई भी दो आइडेंटिकल, एनी टू आइडेंटिकल एंड वन डिस्टिंक्ट, तो x और y सेम हो और z डिस्टिंक्ट हो, ऐसे 7 तरीके। अच्छा, अब ऐसे और भी होंगे। मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए कि y और z सेम हो, x अलग हो, उसके भी 7 तरीके होंगे सेम तरीके, सेम वे में। और लास्ट केस एक और क्या बन सकता है? लास्ट तीनों केस क्या बन same। सकता है कि x और z सेम हो, y अलग हो, तो उसके भी कितने तरीके होंगे? 7 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो गए ऐसे में, जिसमें एनी टू आर आइडेंटिकल? टोटल तरीके कितने हो गए? 21 तरीके। यहां तक समझ में आया? मैं क्योंकि मुझे वो वाले केस हटाने हैं, तो पहले मैं वो काउंट कर रहा हूं ऐसे कितने केस होंगे जिसमें आइडेंटिकल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट वाले चाहिए मुझे, तो आइडेंटिकल वाले हटाने। तो दो आइडेंटिकल वाले टोटल 21 केस होंगे। पहले एक में 7 आए तो बच्चे में भी 7। अब एक केस और बनेगा जिसमें तीनों आइडेंटिकल हो, है ना? यस सर। ऑल 3 आइडेंटिकल। ऐसे कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। 5 + 5 + 5, जिसमें x 5 हो, y 5 हो, z 5 हो, है ना? तो कितना होगा? एक तरीका। तो ऐसे टोटल मिला के कितने होगा? 22 तरीके। अच्छा, 17C2 बताना कितना आ रहा है, काउंट करके एनीवन? सर 136 आ रहा था। 136, थैंक यू। तो 17C2 करोगे तो ये आएगा 136। यस सर, 130। तो मुझे बताओ आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 114। हाँ, फाइनल आंसर नहीं, आपको क्या करना? टोटल तरीके कितने थे? 136। उसमें से मुझे आइडेंटिकल वाले माइनस करने पड़ेंगे। टोटल में से माइनस करना है ना? हाँ, ठीक है। टोटल में से ये आइडेंटिकल वाले क्या करोगे? माइनस करोगे। तो टोटल में से 136 तरीकों में से 22 माइनस करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, क्या क्या बता? 114। 114। वेरी गुड। आ गई बात समझ में? इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। ये एक वर्ड डिस्टिंक्ट ने खेल क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना दिया। अगर ये वर्ड डिस्टिंक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर 136 आता। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं होता, सिर्फ बोलते कि फाइनल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखते? 136। लेकिन वर्ड डिस्टिंक्ट था तो आपको जो आइडेंटिकल वाले केसेस थे उनको आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आइडेंटिकल वाले केसेस मेरे पास 22 था, तो 22 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 114 केस आ गए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही वेराइटी है जो जनरली बार बार पूछी जाती है। तो मैंने आपको नोट्स भी दे दिया है, समझा भी दिया है। अब इन्हीं वेराइटी, अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो इन्हीं वेराइटी को वापस आप रिपीट कर लो, नोट्स को अच्छे से समझ लो, तो आपका ये काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अपना टाइम हो चुका है। बाइनोमियल आज स्टार्ट नहीं करेंगे, बाइनोमियल फिर देखते हैं किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके आया तो मैं कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज बाइनोमियल करूंगा तो ऊपर से चला जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर काफी है। सर अब एक देखो- डाउट था मेरा बोलो, बाइनोमियल में, एक क्वेश्चन में खाली। एक काम करना हर्षिता, अलग से पूछ लेना, क्योंकि मैं ओके सर। बाइनोमियल के फिर एक क्लास लूंगा, उसमें सबके साथ पढ़ूंगा। अब अलग से मुझे मैसेज कर देना, ओके सर। है ना? अभी मेन ये है कि आपको जो मैंने आज पीएनसी पढ़ा, अब देखो ये चैप्टर अगेन आपको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए। मतलब आप सोचो कि एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में या 1.5 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत फंडामेंटल आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले आपने ऑलरेडी ये चैप्टर कर रखा है, तब जाके आप इसका रिवीजन मैंने आपको करवाया। आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है। अब इसको करने से आपको ना आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और कहाँ पे चीजों को ध्यान रखना है। आज के लेक्चर में जानबूझ के क्वेश्चन मैंने वही सिलेक्ट किए जहां पे जनरली गलतियां हो सकती थी। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट वर्ड था, यहाँ पे गलती हो सकती थी, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस वाले क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट वाला केस हो तो इसको कैसे अप्लाई किया ये मैंने आपको सिखा दिया। फिर यहाँ पे अगेन डिस्टिंक्ट ऑफिस सारे आइडेंटिकल थे, इसलिए सारे केसेस बना के सिर्फ डिवीजन करना था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था। सारे केस बना के आप ऐड करोगे। अगर डिस्टिंक्ट वाला होता तो फाइनल आंसर है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे हमने ये सीखा। यहाँ पे वापस अगर डिस्टिंक्ट है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप में बताया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपको केसेस बना के ऐड करना पड़ेगा। ये आपने इस क्वेश्चन में सीखा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो आप खुद से प्रैक्टिस करना। एक ऑलरेडी मैंने केस बना के सिखा दिया है, बच्चे भी 2 क्वेश्चन आपको सेम टाइप के, इसको खुद से ट्राई करना है। इसके अलावा और कौन से? डिक्शनरी वाले। तो डिक्शनरी वाले दोनों वेराइटी मैंने कवर कर दी थी। एक जिसमें डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन से वर्ड की रैंक क्या है, एक इसमें पूछते हैं कि इस रैंक पे कौन सा वर्ड होगा। अगेन इसका लॉजिक खुद से ही डेवलप करना, तरीका बता दिया है, खुद का दिमाग लगाना कि डिक्शनरी में कैसे पोजीशनिंग होती है। और ये पहली बार में समझ में नहीं आता है। अगर आपने पहली बार करोगे तो नहीं आएगा, 2-3 बार ट्राई करोगे तब जाके क्वेश्चन ये सही हो पाएगा। तो ये वेराइटी भी हमने कवर कर ली। इसके अलावा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 11C5 फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते।
अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो पहले देखना पड़ेगा कितने डिस्टिंक्ट है, फिर अलग अलग 3 केस बना के आपको ऐड करना पड़ेगा। एक ये वेराइटी थी। यहाँ पे ध्यान रखना वर्ड वाली चीज थी ऑल, ये जो ऑल वर्ड था, अगर ये ऑल वर्ड नहीं होता तो फिर मैं गैप्स में बिठाता, लेकिन यहाँ पे ऑल वर्ड साथ में था, इसलिए मैंने क्या करा, टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें सारे के सारे साथ में थे, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे जो क्वेश्चन हमने लिए वो ऐसे थे जिसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो इसमें सारी वेराइटी भी कवर हो गई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो, थोड़ा बहुत तो समझ में आया लेक्चर कि बिल्कुल ऊपर से उड़ गया है? नहीं सर, समझा। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड, आ गया, वेरी गुड। अब इसको एक बार घर पे रिपीट कर लेना भी रात को ही, जो जो क्वेश्चन है खुद से एक बार ट्राई कर लेना, बच्चे हुए क्वेश्चन और देख लेना, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन में सारे क्वेश्चंस के। अब सुनो ध्यान से, अब कल तो आपका हॉलीडे, तो अब इस हॉलीडे को अच्छे से यूटिलाइज करना। आप चाहो अगर जिसने प्रोबेबिलिटी कर रखा हो तो वो प्रोबेबिलिटी कल पढ़ लेना, और जिसने प्रोबेबिलिटी पहले करके नहीं रखा है तो प्रोबेबिलिटी अभी के लिए फिर छोड़ देना ना। लेकिन जिसने आप जैसे स्टैटिस्टिक्स आपने अगर एक बार 1 राउंड कर लिया है, आपने पीएनसी बाइनोमियल कर लिया है, तो आप प्रोबेबिलिटी कल की छुट्टी में कर सकते हो। मैंने एक बार आपकी क्लास आपके ग्रुप में वो भेजे भी थे, याद हो तो, तीनों चैप्टर के कंबाइंड नोट्स याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने उतना भी कर लिया तो भी काम है, और जिसके पास नहीं है अलग से वापस मांग लेना मुझसे, ग्रुप में डाल देना, जो भी ग्रुप में आप हो, या फिर अलग से मैसेज कर देना जिसको प्रोबेबिलिटी करना हो तो। अदरवाइज अगर आप प्रोबेबिलिटी पहले नहीं कर रहे तो छोड़ सकते हो। अभी आप क्या करो, आप जो ऑलरेडी चैप्टर करा रखे हैं, जो जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, बाइनोमियल लगे, इन्हीं को वापस रिपीट ट्राई कर लेना। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, कल अब अगला जो सैटरडे को है आपका, आई थिंक कौन सा टॉपिक है? सीक्वेंस एंड सीरीज है अगला, ठीक है। तो अगले सीक्वेंस सीरीज से मतलब एक ही टॉपिक है, तो उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आज के दिन 2 टॉपिक रखे थे तो पॉसिबल नहीं था कवर करना, तो हमने पीएनसी कवर किया, बाइनोमियल हम किसी देखते हैं किसी और दिन कवर करूंगा, या फिर आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके ओके देन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, ठीक है। अगला अपन सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से कवर करेंगे। अगेन आपको मैं वर्कशीट मॉर्निंग में ही दे दूंगा, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस की, उसका अटेम्प्ट करके शाम की वाली क्लास की अटेंड करना, ठीक है। चलो, ओके, बाय सर, थैंक यू सर, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।